हेलो गाइस एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। हम देख रहे हैं यहाँ पे बीपीसीजी 176 से लिंग मनोविज्ञान। बीपीसीजी 176 से ये आपका कोर्स कोड है, लिंग मनोविज्ञान ये आपका कोर्स टाइटल है। काफ़ी डिमांड के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सर। काफ़ी मतलब जो बच्चों ने कमेंट किया कि सर बीपीसीजी 176 का वीडियो जल्द से जल्द बना दीजिए, इसका एग्जाम होने वाला है। तो मैंने कहा चलो इस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। इससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप प्लीज़ आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा ना लगे तो सब्सक्राइब ना कीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन मैं जितना मेहनत करता हूँ वो आप ही लोगों के लिए मैं करता हूँ, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है ये लिंग मनोविज्ञान। इसके बारे में आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते भी होंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं। और मैंने अभी तक जितने भी पीछे वीडियो बनाए हैं, जितने भी सब्जेक्ट थे, वो सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी मैं जो बताता हूँ उसी से क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं बहुत सारे वीडियो सब्जेक्ट का वीडियो बना दिया हूँ, उससे जा करके आप क्वेश्चन पेपर लेकर के मिलान कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। अगर मिले तो आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। आइए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिंग मनोविज्ञान। और ये आपका बीपीसीजी 176, ठीक है। इसमें मैं बता दूं कि इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स दिए गए हैं और टोटल 4 ब्लॉक्स में आपके 15 यूनिट्स यानी कि 15 यूनिट्स दिए गए हैं। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो में यही एक बात हो कि इस एक ही वीडियो में हम पूरे बुक को ख़त्म करेंगे। जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है, क्वेश्चंस हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सर टाइम की बहुत कमी हो गई है। बच्चों ने इतना सब्जेक्ट कमेंट कर दिया है कि मैं किस तरीके से मैं मेंटेन कर रहा हूँ मैं ही जान रहा हूँ। बस आप सिर्फ दुआ कीजिए कि हमारी तबीयत ख़राब ना हो। चलिए हम आ गए हैं यहाँ से ब्लॉक 1 में। आइए बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें हम यहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है यूनिट 1, जेंडर मनोविज्ञान का परिचय, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे। इसमें इसमें हम जान लेंगे सबसे पहले इसमें जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कौन सी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है लैंगिक शोध की विधियाँ, और दूसरा यहाँ पे गुणात्मक जांच पड़ताल, ठीक है। एक टॉपिक यहाँ पे है जेंडर मनोविज्ञान का इतिहास। चलिए आइए हम देखते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझेंगे। देखिए एक समाज के रूप में लिंग को हमेशा एक महत्वपूर्ण श्रेणी माना गया है, ठीक। एक शिशु का लिंग पहली चीज़ है जिसे हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और शायद सबसे पहली चीज़ जो हम किसी बच्चे या वयस्क में देखते हैं वो लिंग ही है, ठीक है। देखिए हमारे नाम और कुछ खास तरह के कपड़े भी लिंग के संकेतक होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कपड़े भी लोग पहनते हैं जिसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं कि भाई ये कौन सा मतलब आदमी है, यानी कि ये लड़का है या लड़की है या न्यूट्रल जेंडर है या कॉमन जेंडर है, ठीक है। चलिए हम किसी के लिंग को जानने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं। चलिए हम यहाँ पे जानेंगे कि लिंग उन जैविक श्रेणियों को संदर्भित करता है जिनको जीन, गुण, सूत्र और हार्मोनों द्वारा विशिष्टता प्रदान की जाती है, और इसे विभिन्न संस्कृतियों में भी एक स्थिर माना जाता है। इस भेद को पुरुष या महिला के रूप में समझा जाता है, कुछ ऐसा जो जन्म से नियत होता है। दूसरी ओर जेंडर एक अधिक तरल अवधारणा है जो सामाजिक रूप से निर्मित है। इस प्रकार यह पुरुष और स्त्री की सामाजिक श्रेणियों को संदर्भित करता है जो मनोवैज्ञानिक विशेषताओं और भूमिकाओं के एक समुच्चय द्वारा प्रतिष्ठित होता है, जो कि समाज के प्रति एक जैविक श्रेणी या लिंग के नियत करता है। और लिंग की समझ संस्कृति के साथ भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक समाज में व्यवहार संबंधी नियमों का अपना निर्धारित समुच्चय होता है, ठीक है। 1964 में रॉबर्ट एस्ट्रॉलर ने एक और शब्द जेंडर पहचान गढ़ा, ठीक। यह मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुष या स्त्री के रूप में अपने स्वयं के बारे में किसी व्यक्ति की अनुभूति को संदर्भित करता है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी लैंगिक पहचान उनके जैविक लिंग से मेल खाती है उन्हें सीस जेंडर व्यक्ति कहा जाता है, लेकिन जिनकी लैंगिक पहचान उनके जैविक लिंग से मेल नहीं खाती है उन्हें परलैंगिक यानी कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति कहा जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ से देखते हैं जेंडर मनोविज्ञान का इतिहास। देखिए हम जानते हैं कि लिंग और जेंडर का अदल बदल कर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, ठीक है। देखिए समय के साथ इस क्षेत्र का कैसे विकास हुआ, इसमें सरोकार के मुद्दे क्या रहे, विभिन्न निर्माण को कैसे अवधारणा और मापन और समय की अवधि में उनका अर्थ निकाला गया, ठीक। इसमें जो है
पहचान के लिए 4 अवधियों में इसे विभाजित किया गया। ठीक है, इसका इतिहास 4 अवधियों में विभाजित किया गया। पहला है इनका 1894 से लेके 1936 तक। ठीक, देखिए इस क्षेत्र में पहली अवधि पुरुषों और महिलाओं के बीच के अंतर पर केंद्रित हुई। एलिस ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और भिन्नताओं के अध्ययन की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपनी पुस्तक मेन एंड वुमेन प्रकाशित की। और यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस समय तक लैंगिक भूमिकाएं चर्चा का विषय थी और मूल लक्ष्य यह जांचना था कि क्या पुरुष बौद्धिक रूप से महिलाओं से श्रेष्ठ हैं, यानी कि उच्च हैं। ठीक, इसके बाद शोधकर्ता ने मस्तिष्क के विशिष्ट क्षेत्रों की जांच शुरू की और बौद्धिक कार्य के लिए जिम्मेदार हो सकते थे। प्रारंभ में फ्रंटल कॉर्टेक्स को बौद्धिक कार्य पद्धति के लिए जिम्मेदार माना जाता था, लेकिन बाद में जब यह पता चला कि पुरुषों के फ्रंटल लोब्स बड़े नहीं होते हैं बल्कि प्राइटल लोब्स बड़े होते हैं, चिंतन और उसकी कार्य पद्धति से जुड़ी कार्य पद्धतियों को पेरिएटल लोब में स्थानांतरित कर दिया गया। दूसरा यहाँ पे जो थी है क्या बोलते हैं, दूसरी अवधि यहाँ पे दिया गया है 1936 से लेकर 1954 तक के बीच। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे उभय लिंगता बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स डिफरेंसेस ने लिंग प्रारूपण के संबंध में विभिन्न सिद्धांतों की समीक्षा की। कैसे युवा लड़के और लड़कियां लिंग उपयुक्त वरीयताएं, व्यक्तित्व, लक्षण और व्यवहार विकसित करते हैं। बाद में यानी कि 1973 में मौजूदा जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व परीक्षणों के बारे में एक और प्रमुख आलोचना आई, यानी कि पुरुषत्व और स्त्रीत्व को परिभाषित करने के आधार के रूप में लिंग भिन्नता के उपयोग पर सवाल उठाया गया। ठीक है, चलिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जेंडर शोध की विधि है। ठीक है, इसमें देखिए जो विधियां हैं, पहला इसमें है वैधानिक विधि। वैधानिक पद्धति आंतरिक रूप से सुसंगत प्रतिमानों पर टिकी हुई है और जो भविष्य के अवलोकनों का श्रीवस्त रीति से अनुमान लगा सकती है या उन सिद्धांतों पर आधारित है जो तथ्यों का संग्रह है या तथ्यों के समूह के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने वाला एक अमूर्त सामान्यीकरण है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक सिद्धांत के वैज्ञानिक होने के लिए यह मिथ्या होने की संभावना भी रखता है। एक संभावना के सिद्धांत को अस्वीकृत किया जा सकता है। आमतौर पर एक सिद्धांत का उपयोग किसी घटना या भविष्यवाणी के लिए परिकल्पना या प्रस्तावित स्पष्टीकरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक, यानी कि देखिए यहाँ पे दिया गया है एक सिद्धांत से संशोधन का सुझाव भी दे सकते थे। यहाँ पे देखिए पहला थ्योरी है, फिर से जनरेटिंग हाइपोथेसिस, फिर टेस्टिंग हाइपोथेसिस, फिर डाटा कलेक्शन, फिर फैक्ट्स सामने आता है। देखिए यहाँ पे दूसरा है प्रायोगिक विधि। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एक छोटा सा इस देखिए बॉक्स में दिया गया प्रयोगात्मक डिज़ाइन के लाभ और हानियाँ, है ना, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सहसंबंधी अध्ययन देखें, यह एक गैर प्रयोगात्मक शोध पद्धति है जिसमें 2 चरों का मापन सम्मिलित है। आमतौर पर एक ही समय में यह देखने के लिए क्या दोनों के बीच संबंध मौजूद है। जैसे कि हम नौकरी के विशेषताओं और लालन पालन के व्यवहार के बीच एक संबंध देख सकते हैं। इस प्रकार हम सेवा क्षेत्र में लोगों को देख सकते हैं और उनके लालन पालन के स्तर को माप सकते हैं। यहाँ मुद्दा यह होगा कि हम यह नहीं पहचान सकते कि क्या लालन पालन की विशेषता के चलते उन्होंने ऐसी नौकरी का चुनाव किया है या इस तरह की नौकरी ने उस व्यक्ति के लालन पालन की भावना उत्पन्न की है। इसलिए सहसंबंध अध्ययन कारण और प्रभाव संबंध का अध्ययन नहीं करते हैं। क्लियर, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ देखिए एक यहाँ पे पॉइंट है, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसमें मेटा विश्लेषण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मेटा विश्लेषण का अर्थ अध्ययनों के बारे में अध्ययन। ठीक है, कभी कभी शोधकर्ता जो होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं जिनका पहले बहुत अध्ययन किया गया है, इसलिए वे एक मोटा विश्लेषण करते हैं और व्यवस्थित रूप से कई अध्ययनों से आंकड़े एकत्र करते हैं और इनका विश्लेषण करते हैं और एक एकीकृत परिणाम उत्पन्न करते हैं। इस तरह के परिणाम अध्ययनों में एक सामान्य प्रवृत्ति को खोजने में सहायता करते हैं। एक मोटा विश्लेषण एक ही विषय पर भी सभी प्रकाशित अध्ययनों के परिणामों को संश्लेषित करता है, मानो किसी ने एक बड़े नमूने के आकार के साथ एक अध्ययन किया हो। ठीक, मेटा विश्लेषण विभिन्न अध्ययनों में
औसत हो सकता है, एक समग्र प्रभाव पैदा कर सकता है जिसे इसके महत्व और परिणाम के संदर्भ में आंका जा सकता है। चलिए, प्रयोगात्मक हम लोगों ने देख लिया, मेटा विश्लेषण क्या है हम लोगों ने सहसंबंध सब देख लिया हम लोगों ने। जेंडर शोध के संचालन में कठिनाइयाँ, ठीक है। देखिए, किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह जेंडर के अध्ययन में भी कठिनाइयाँ और चुनौतियों का अपना एक अनूठा समुच्चय होता है। शोध प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में शोधकर्ता जानबूझकर या अनजाने में परिणाम को प्रभावित कर सकता है, ठीक। इसमें पहला यहाँ पे दिया गया है, इस भाग में आइए हम इनसे संभावित मुद्दों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रयोगकर्ता प्रभाव। देखिए, प्रयोगकर्ता प्रभाव उन तरीकों को संदर्भित करता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता किए जा रहे अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो कुछ अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि शोधकर्ता या अन्वेषक लिंग अध्ययन के परिणामों को प्रभावित कर सकता है, ठीक है। देखिए, अधिकांश शोधकर्ता उस घटना में अत्यधिक रुचि रखते हैं और जिसका भी अध्ययन करते हैं और अपने काम के परिणामों के बारे में कुछ अपेक्षाएं भी रखते हैं। जेंडर जैसे क्षेत्र में हम में से अधिकांश की कुछ मान्यताएं और मूल्य है जो हमारे कार्य का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया यहाँ तक। बहुत मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं, क्योंकि टाइम की बहुत कमी है। देखिए, दूसरा प्रतिभागी प्रभाव, ठीक है। देखिए, प्रतिभागी प्रभाव, जो प्रतिभागी अध्ययन का हिस्सा है वे भी अध्ययन के परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। इन्हें मांग विशेषताएं कहते हैं। इनमें से कुछ पर नीचे चर्चा की है। पहला, सामाजिक वांछनीयता प्रक्रिया पूर्वाग्रह, ठीक है। लोग सामाजिक रूप से वांछनीय तरीके से व्यवहार करना चाहते हैं और यह उन्हें उचित दिखाता है और सामान्य बनाता है, ठीक। लैंगिक अध्ययन के संबंध में आवश्यकतावादी धारणाओं से पुरुषोचित और स्त्रियोचित होने के लिए एक निर्धारित समुच्चय है। और देखिए, रिपोर्ट के माप पर लोग समाज में फिट होने के लिए अपनी निर्धारित लैंगिक भूमिकाओं और मानदंडों के अनुसार खुद को रेटिंग दे सकते हैं। दूसरा, एक प्रयोगशाला परिवेश में बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने पर बहुत जोर दिया जाता है ताकि आश्रित चर पर प्रभाव देखने के लिए स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जा सके। चलिए, हम आगे बढ़ेंगे। इसमें गुणात्मक जांच पड़ताल, छोटा सा पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए, हम इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था वो हम लोगों ने इसमें देख लिया। विवेचनात्मक शोध ये हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है। चलिए, समापन टिप्पणियाँ, ठीक है। समापन टिप्पणियाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, बस हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं यूनिट 2 में, ठीक है। यूनिट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, जेंडर मापदंडों की संकल्पना और मापन, यानी कि जेंडर भूमिकाएं और जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहला इसमें हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए टॉपिक है वो है यहाँ पे बाइनरी श्रेणियों के बारे में एक नोट और जेंडर के प्रति प्रतिच्छेदन दृष्टिकोण, ठीक है। अब इसमें दूसरा है यहाँ पे एक जेंडर समाजीकरण, ठीक है, और दूसरा जेंडर भूमिकाओं के सिद्धांत। बस 3 ही इसमें पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। आइए हम बहुत तेज़ी के साथ देखते हैं। इसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट है वो है बाइनरी श्रेणियाँ और जेंडर के प्रति अंतर, ठीक है। देखिए, इस इकाई में जो ये इकाई हम लोग पढ़े, जो यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जेंडर शब्द का प्रयोग केवल महिलाओं और पुरुषों की द्विआधारी श्रेणियों को संदर्भित करने के लिए किया जा रहा है, न कि गैर द्विआधारी या जेंडर द्वय जैसे कि लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, क्वीर और इंटरसेक्स, ठीक है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि दुनिया भर के सभी समाजों ने अब तक केवल पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानदंड भूमिकाएं निर्धारित की हैं। ऐसे व्यक्ति जिनकी यौन अभिविन्यास पहचान या यौन विशेषताएं अनुमानित बहुमत से भिन्न है, अलग है, जैसे कि LGBTQI को भूमिकाओं के पारंपरिक विभाजन से परे माना जाता है और उन्हें गरिमा और सामाजिक स्वीकृति के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि उन्होंने क्या किया कि पुरुषों और महिलाओं के इस द्विआधारी विभाजन को उपयुक्त नहीं देखा माना जाता है। यहाँ यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसका यह मतलब नहीं है कि महिलाओं और पुरुषों की द्विआधारी श्रेणियों के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले जेंडर मानदंड और भूमिकाएं सभी द्वारा समर्थित और स्वीकार की जानी है, ठीक है।
यद्यपि यहाँ पुरुषों और महिलाओं की द्विआधारी श्रेणियों का उपयोग किया जा रहा है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सभी महिलाओं या सभी पुरुषों के अनुभव समान नहीं होते हैं। यह अंतर विरोध के दृष्टिकोण द्वारा इंगित किया गया है। एक शब्द जिसे नारीवादी कानूनी विद्वान और कार्यकर्ता किम्बले क्रेंशा द्वारा 1989 में पहली बार प्रस्तावित किया गया था, जो महिलाओं के बीच मतभेदों के लिए जिम्मेदार था। क्लियर? जेंडर मानदंड। जब मनुष्य एक साथ आते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो अक्सर उनके कार्यों के दौरान एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के तरीकों के बारे में अलिखित नियम सामने आते हैं। इसलिए सामाजिक मानदंड किसी दिए गए समाज के सदस्यों द्वारा समूह के सदस्यों के लिए उचित और स्वीकार्य व्यवहार के बारे में साझा किए गए नियम हैं। ठीक है, देखिए, जेंडर मानदंड वे सिद्धांत या व्यवहार के नियम हैं जिन्हें किसी भी समाज में पुरुष और महिलाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए निर्धारित मानदंडों में नम्रता, धैर्य, विनम्रता और इसी तरह के गुण शामिल होते हैं और जिनसे उम्मीद की जाती है कि वे अंततः पत्नी और अच्छी माँ की भूमिका निभाने के लिए वो तैयार होंगी। और इसी तरह कठिन, बोल्ड और डोमिनेटिंग होना, भावुक न होना आमतौर पर लड़कों और पुरुषों के लिए निर्धारित व्यवहार के मानदंड हैं। इन मानदंडों को जीवन में बाद में रोजगार प्रदाता और संरक्षण की भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के लिए माना जाता है। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, जेंडर की भूमिकाएं यहाँ पे दिया गया है, हालांकि ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट इसमें 2 टॉपिक था उसको हम लोगों ने देख लिया है। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जेंडर समाजीकरण। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे जैसे मानदंड और भूमिकाएं सीखी जाती हैं वे समय के साथ और दुनिया के विभिन्न समाजों में बदल सकते हैं। अगर वास्तव में सच में बात किया जाए तो बदलते जेंडर मानदंड और भूमिकाएं 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है और बाद में जैसा कि हम देखते हैं कि आधिकारिक महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्रों में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन कर रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र परंपरागत रूप से उनसे वंचित थे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जेंडर भूमिकाएं सीखी जाती हैं, यानी कि वे हमें किसी दिए गए सामाजिक समूह के सदस्यों में ढालने की प्रक्रिया में सिखाई जाती है। जब एक माँ अपनी बेटी को खाने की मेज पर बर्तन लेने के लिए कहती है या अपने बेटे को बाहर जाकर खेलने के लिए कहती है, न कि अपनी बहन की गुड़िया के साथ, तो यह कार्य संबंधी सामाजिक एजेंट है। समझ रहे हैं? जेंडर समाजीकरण तब काम करता है जब माता पिता बच्चों को सेक्स प्रतिरूप कपड़ों और खिलौनों के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया? जो कि लड़कियों के लिए गुड़िया है और लड़कों के लिए जैसे वाहनों, खेल उपकरण इत्यादि है। बच्चों की जेंडर भूमिकाएं भी उनके द्वारा सौंपे गए कार्यों के माध्यम से आकार लेती है, जैसे कि घर लड़कियों के साथ मूल रूप से महिलाओं का काम, यानी कि सफाई करना, बर्तन धोना और छोटे भाई बहनों की देखभाल करना, और लड़कों को पुरुषों का काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, किराने की दुकान पर जाना और कुछ घरेलू सामान प्राप्त करना, बाहर जाकर के पिता की मदद करना, है ना। इन तरीके का काम इनको दिया जाता है। इससे भी पता चल जाता है क्या कि ये लड़का है और ये लड़की है, उसके हिसाब से इनको काम दिया जाता है। आगे बात समझ में, जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति के मापन, थोड़ा सा ये पॉइंट है, इसे आप देख लीजिएगा। बस इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया है। जेंडर भूमिकाओं के सिद्धांत तो हम लोगों ने ऊपर अभी पढ़ा, जेंडर सिद्धांत। ठीक है, वही बात समय यहाँ पर भी इसमें भी दिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहाँ पे ग्लिक और फिस्के का उभयलिंगी जेंडरवाद सिद्धांत, ये थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पहले ही उस पैमाने पर चर्चा कर चुके हैं जो ग्लिक और फिस्के द्वारा निर्मित उभयलिंगी जेंडरवाद का आकलन करता है, यानी कि इसके पीछे ग्लिक और फिस्के के अनुसार, जबकि शत्रुतापूर्ण जेंडरवाद महिलाओं के प्रति एक स्पष्ट प्रतिशोध का संचार करता है, परोपकारी जेंडरवाद पारंपरिक मान्यताओं का रूप लेता है जो प्रतीत होता है कि व्यक्तिपरक सकारात्मक भावनाएं हैं लेकिन वास्तव में विश्वासों का संरक्षण कर रही है। ग्लिक और फिस्के ने परोपकारी जेंडरवाद को ऐसे दृष्टिकोणों के एक समूह के रूप में वर्णित किया है जो इस अर्थ में सकारात्मक प्रतीत हो सकते हैं। ये दृष्टिकोण महिलाओं के लिए विषय परक रूप में से सकारात्मक भावनाओं को निरूपित कर सकते हैं। चलिए, अब इस यूनिट में कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, जो था इसमें इम्पोर्टेंट उसको हम लोगों ने देख लिया है। बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, बहुत सारे वीडियो बनाने हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे है यूनिट 3, लैंगिक पूर्वाग्रह का विकास एवं लैंगिक रूढ़ धारणाएं।
आइए इसमें देखते हैं। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है, लैंगिक पूर्वाग्रह में हितैषिता, और यहाँ पे एक है आपके जो इम्पोर्टेंट लैंगिक रूढ़ धारणाओं में सक्षमता और आकर्षकता के आयाम। आइए हम देखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे। ठीक, लैंगिक पूर्वाग्रह है क्या, ये समझिए। रूढ़ धारणाओं और भेदभाव के साथ साथ गहरी जड़ें जमाए हुए लिंग पूर्वाग्रह को दुनिया भर में लिंग समानता के लिए एक प्रमुख बाधा कहा जाता है। पूर्वाग्रह और रूढ़ धारणाएं के दृष्टिकोण के स्तर पर और भेदभाव ठोस और भौतिक स्तर पर कन्याओं और महिलाओं के लिए समान अवसरों, कल्याण और विकास के लिए खतरा है। लैंगिक पूर्वाग्रह एक भावनात्मक तत्व है और यह नापसंद और असहजता से लेकर क्रोध और यहाँ तक कि महिलाओं के प्रति घृणा तक की भावनाओं का रूप ले लेता है। लैंगिक रूढ़ धारणाएं वे सकारात्मक और नकारात्मक मान्यताएं हैं जो हम पुरुषों और महिलाओं के बारे में रखते हैं, और इस प्रकार ये सामाजिक समूहों के बारे में हमारी अनुभूतियों के संज्ञानात्मक तत्व है। लैंगिक रूढ़ धारणाएं बनाना और पूर्वाग्रह रखना लैंगिक भेदभाव की ओर ले जाते हैं, जो अनुचित नकारात्मक व्यवहार या महिलाओं के प्रति उनके समूह की सदस्यता के आधार पर कार्यवाही और व्यवहार सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वे महिलाएं हैं। ठीक है, पूर्वाग्रह के क्षेत्र में काम करने वाले प्रारंभिक मनोवैज्ञानिकों में से एक गॉर्डन ऑलपोर्ट ने थे, जिन्होंने पूर्वाग्रह को एक दोषपूर्ण और अनक्य सामान्यीकरण पर आधारित दुर्भावना के रूप में परिभाषित किया। यहाँ दुर्भावना मतलब अर्थात नापसंदी, घृणा और शत्रुता की भावना लिंग, जाति, वर्ग, नस्ल, जातीयता, यौन उन्मुखीकरण पर आधारित सामाजिक समूहों में उनकी सदस्यता के आधार पर व्यक्तियों के प्रति प्रदर्शित की जाती है। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया लैंगिक पूर्वाग्रह में हितैषिता, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ज़रूर देखिएगा। बाद में और हाल के वर्षों में मुख्य रूप से दो प्रश्नों को संशोधित करने के लिए जो पहले के नज़रिए में नहीं थे, लैंगिक पूर्वाग्रह की इस अवधारणा को केवल दुर्भावना के रूप में विस्तारित किया गया था। पहला, महिलाओं के बारे में सकारात्मक अभिवृत्ति रखने वाले लोगों के बारे में कारण से सरोकार रखता था, और दूसरा, स्वयं उन महिलाओं से संबंधित था जो या तो इस तरह की वृत्ति रखती थी या यथास्थिति बनाए रखने की इच्छुक थी और परिवर्तन के लिए प्रयास नहीं करती थी। ठीक, देखिए, ग्लीक एंड रूडमैन स्वालेच बोधक के पूर्वाग्रह की उपस्थिति का सुझाव देकर हितैषी लिंगवाद की अवधारणा का विस्तार किया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि जो लोग महिलाओं को सामुदायिकता या भावनात्मक अभिव्यक्ति के साथ और पुरुषों को कृत्य या साधन और क्षमता के साथ जोड़ते हैं, उनमें नौकरी पर रखने और कार्यस्थल पर ताकतवर, आत्मविश्वासी और सक्षम महिलाओं के साथ भेदभाव करने की अधिक संभावना होती है। इसके अलावा हालांकि कार्यस्थल पर सक्षम माने जाने के लिए कृत्य आवश्यक है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें लैंगिक पूर्वाग्रह का मापन, लैंगिक रूढ़ की धारणाएं। ठीक है, चलिए हम इसमें और आगे बढ़ेंगे। धारणाओं के घटक यहाँ पे दिया गया है, लैंगिक रूढ़ धारणाओं के घटक। ठीक है, इसे देखते हैं। लैंगिक रूढ़ धारणाओं के विशिष्ट 4 घटक होते हैं। पहला, लक्षण, भूमिका, संबंधित व्यवहार, और चौथा, व्यवसाय। ठीक है, अब देखिए इसमें हम देखेंगे जैसे कि विलक्षणताएं। ठीक है, हमने पिछली इकाई में लैंगिक भूमिकाओं पर कृत्य और सामुदायिकता की अवधारणा के बारे में सीखा, जिसे बाकन द्वारा पेश किया गया था, जिन्हें मानव व्यवहार की 2 मौलिक प्रेरक शक्ति माना जाता है। कृतत्व की अवधारणा, जिसे पुरुषत्व, साधन या क्षमता के रूप में भी जाना जाता है, और सामुदायिकता, जिसे स्त्रीत्व, अधिव्यंजकता या गर्मजोशी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट था, इसमें इसी के ये घटक व्यवसाय दिया गया है, इसे थोड़ा सा आप लोग शारीरिक विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है। गुणों के लिए पति पत्नी की पसंद के साथ वैवाहिक विज्ञापन लैंगिक रूढ़ धारणाओं के अध्ययन के लिए और पुरुषों द्वारा व्यक्त महिला साथी में पसंदीदा शारीरिक विशेषताओं के अध्ययन के लिए एक उपजाऊ जमीन है, और भारत में दैनिक समाचार पक्षों
में वैवाहिक विज्ञापनों में व्यक्त वैवाहिक संबंधों में लैंगिक भूमिका की अपेक्षाओं पर एक अध्ययन में राम सुब्रह्मण्य और जैन ने गोरी और छरहरी महिलाओं के लिए मजबूत वरीयता का प्रमाण पाया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम देखेंगे लिंग संबंधित तुलनाएं। क्यों हमें समानताएं या भिन्नताएं खोजनी चाहिए। देखिए, मनोविज्ञान के साथ साथ लैंगिक अध्ययन के अंतर विषय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्या महिलाएं और पुरुष समान हैं या अलग हैं। ठीक है, कई दशकों से मनोवैज्ञानिकों ने महिलाएं और पुरुषों के समूहों की तुलना विभिन्न चर राशियों के आधार पर की है और उनके बीच के अंतर का प्रलेखीकरण किया है। हाइड और फ्रोस्ट ने बड़ी संख्या में अध्ययनों से लैंगिक अंतर आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण किया और पाए गए अंतरों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। पहला वो कौन सा है, संज्ञात्मक चर राशियाँ, दूसरा सामाजिक चर राशियाँ, तीसरा मनोवैज्ञानिक स्वस्थता और चौथा गतीय व्यवहार। ठीक है, बस इतना लिख दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा और आपका नंबर भी मिल जाएगा। देखिए, लैंगिक भेदभाव यहाँ पे दिया गया। लिंग आधारित भेदभाव उन सामाजिक मानदंडों और रूढ़ धारणाओं के आधार पर की गई कार्यवाहियों को संदर्भित करता है जो पुरुषों को विशेषाधिकार देते हैं और महिलाओं और लड़कियों को दुर्बल समझते हैं। महिलाओं और लड़कियों क्या दुर्बल, कमजोर समझते हैं। यह लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता के अवरोध पैदा करता है और सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की असमान भागीदारी और लिंग आधारित हिंसा को जन्म देता है। लैंगिक भेदभाव वह कई रूप में ले सकता है और संस्कृति और समय में भिन्न भिन्न अलग अलग है। जैसे कि हम बात करें कि बाल विवाह भारत में कई क्षेत्रों में लैंगिक भेदभाव का एक उदाहरण हो सकता है, यह कई अन्य संस्कृतियों में नहीं पाया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ और जो अध्ययन ने परिवारों के अंदर भोजन वितरण में लैंगिक पूर्वाग्रह और भेदभाव दिखाया है, जिसमें लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ पोषण संबंधी भेदभाव उन्हें कम मात्रा में दूध, मांस, अंडे देकर हो सकता है। मनोवैज्ञानिक शोध में पाया गया कि लैंगिक भेदभाव अंतर व्यक्ति, शारीरिक और व्यावसायिक हो सकता है। ठीक है, व्यावसायिक भेदभाव यहाँ पे दिया गया। देखिए, महिलाओं द्वारा लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़ धारणाओं का सामना शिक्षा और के शुरू होने के साथ बाधाओं के रूप में नामांकन से अस्पष्ट प्रगति के बावजूद लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी मौजूद है। जब अधिक पुरुष छात्रों को STEM मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। चलिए हम आगे इसमें बढ़ेंगे। जो इसमें इम्पोर्टेंट था इस यूनिट में उसको हम लोगों ने देख लिया। देखिए, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा भी हुई। ठीक है, देखिए यानी कि देखिए इसमें क्या हुआ कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शायद महिलाओं की अधीनता की सबसे प्रत्यक्ष दृश्यात्मक संकेतक है। हिंसा के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि बलात्कार, यौन हमला, बलात्कार, फिर से यौन हमला, फिर से अंतरंग साथी की हिंसा, प्रतिष्ठा के लिए मारना, एसिड अटैक आदि। इन सब महिलाओं के प्रति हिंसा हुई थी। ठीक है, लेकिन सभी रूपों में एक सामान्य विषय वस्तु स्पष्ट और जानबूझकर महिलाओं को चोट पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने, बदनाम करने का मंसूबा रहता है। यद्यपि सदियों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विभिन्न रूप और कृत्य मौजूद रहे हैं, लेकिन हिंसा को एक अपराध, एक सामाजिक समस्या और मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में केवल 1980 के दशक से ही मान्यता प्राप्त हुई है। वास्तव में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की पहली अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1993 में दी गई थी। क्या दी गई थी परिभाषा? तो लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कृत्य जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ित होने की संभावना होती है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकी, बल प्रयोग या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक या निजी जीवन में हो, शामिल है। ठीक है, देखिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रकार यहाँ पे दिया गया है। हिंसा में ऐसे कृत्य शामिल है जो शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक और आर्थिक कृत्यों के साथ साथ हिंसा को धमकी देना भी है, जिसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को गंभीर नुकसान होता है और महिलाओं पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है। पहला तो शारीरिक हिंसा। ठीक, शारीरिक हमले और किसी अन्य व्यक्ति को नियंत्रित करने की धमकियां शामिल है, जैसे कि मुक्का मारना, थप्पड़ मारना, गला घोंटना, वस्तुओं को फेंकना, लाल मारना, धक्का देना, हथियार का उपयोग करना आदि। ये सब शारीरिक हिंसा है। ठीक है, आर्थिक हिंसा में तात्पर्य धनराशि और साख तक पहुंच से इनकार करना, यानी कि पैसे न देना, शिक्षा को रोकना, है ना, ये सब क्या है? आर्थिक हिंसा। मनोवैज्ञानिक भावनात्मक हिंसा क्या है? तो इसमें धमकी, बच्चों को अलग करना, लगातार आलोचना, अपमान करना, ठीक है, अवसरों और नकारना, है ना, ये सब। यौन हिंसा, है ना, यौन हिंसा में
क्या है, सामूहिक बलात्कार, यौन हमला और यौन कृत्यों, ये सब अलग अलग महिलाओं के हिंसा के प्रकार हैं। ठीक है, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया है। हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यहीं पे यूनिट ये ख़त्म होता है। हम आ गए हैं अब यूनिट 4 में। बहुत तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इसको जल्दी से अभी ख़त्म करना है। जेंडर का सामाजिकीकरण और जेंडर भेदभाव के निर्माण में सांस्कृतिक अंतर। ठीक है, जेंडर का सामाजिकरण ये हम लोगों ने ऊपर वाले यूनिट में पढ़ लिए हैं। इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो है वो जेंडर लिपियां, और दूसरा है इसमें विषम लैंगिक आक्रामकता। ठीक है, आइए इसी जेंडर के निर्माण में सांस्कृतिक अंतर, बस इसी में ये 3 पॉइंट है, बस इसमें और कुछ नहीं है। जेंडर समाजीकरण हम लोगों ने ऊपर अभी यूनिट 2 में पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हमको समझाने की ज़रूरत नहीं है। परिवार के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल, जब से हम पैदा होते हैं तब से लिंग भेद का निर्माण होता है और हमसे प्रत्येक पर आरोपित किया जाता है जेंडर के इर्द गिर्द असाधारण आसक्ति के परिणाम स्वरूप कपड़ों, खिलौनों और खेलों का वर्गीकरण स्त्री या पुरुष या इसके विपरीत किया जाता है। ठीक है, वैसे ही स्कूल पारंपरिक जेंडर प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं और महिला पुरुष के युग्म को काफ़ी हद तक मजबूत करते हैं, और लैंगिक भूमिकाओं का स्थानांतरीकरण यह औपचारिक परिवेश में शुरू होता है और हमारी सांस्कृतिक वर्जनाओं और पूर्वाग्रहों को देखते हुए इसकी सीमाओं को चुनौती देना आसान नहीं होता। ठीक है, मित्र समूह छोटा सा पॉइंट है। एक बार जब स्कूल शुरू हो जाता है तो मित्र समूह समाजीकरण में एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं और बच्चे को जेंडर रूपरेखा को समझने में सहायता करते हैं। अंतःक्रिया, मित्रता और समूह मानदंडों के माध्यम से लैंगिक पहचान और रूढ़िवादिता बनाने में मित्र या सहकर्मी बहुत प्रभावशाली है। ठीक है, जब बच्चे एक साथ खेल रहे होते हैं तो ऐसा लग सकता है कि वे लक्ष्यहीन असंरचित व्यवहार में संलग्न है, लेकिन भीतर कुछ गंभीर चल रहा होता है, जैसा कि इन कार्यों से संकेत मिलता है। पहला कार्य सुझाता है कि व्यवहार मित्रों पर आजमाए जाते हैं और यदि उन्हें पुरस्कृत किया जाता है तो वे जारी रहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे देखिए संस्कृति और धर्म। देखिए अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार संस्कृति की परिभाषा किसी समाज या समुदाय के विशिष्ट रीति रिवाज, मूल्य, मान्यताएं, ज्ञान, कला और भाषा है। ठीक, इन मूल्यों और अवधारणाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित बदलाव किया जाता है और वे रोजमर्रा के व्यवहार यानी रोजमर्रा के जिंदगी के व्यवहार और अभ्यासों, प्रथाओं के आधार हैं। संस्कृति लिंग, धर्म, नस्ल, जाति, वर्ग के आधार पर अंतर अनुभागीयता की सामाजिक रूप से निर्मित अंतःक्रिया है। इसका परिणाम एक संरचनात्मक ढांचे में होता है। मुख्य रूप से ज्ञान, व्यवहार और मान्यताओं की एक प्रणाली होती है जो लोगों के एक अपेक्षाकृत बड़े समूह द्वारा साझा की जाती है। ठीक है, लैंगिक लिपियां, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, देख लेते हैं। जेंडर विकास के विचार की निरंतरता में लैंगिक लिपियां भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 1970 के दशक में शुरुआत से इसके प्रारंभ से लैंगिक लिपियां सिद्धांत ने सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में एक अवधारणामूलक ढांचे के रूप में लोकप्रियता हासिल की है, जिससे समाज में यौनिकता यानी कि सेक्सुअलिटी और इसकी अभिव्यक्ति की जांच पड़ताल की जा सके। दुनिया भर के अनुभवों को समझने के लिए लिपियां हमारे लिए अभी अपरिहार्य है और पूर्ववर्तकों को अधरत करे तो लिपियां सामाजिक जीवन के अंतर्गत व्यवहार को अवधारणाबद्ध करने के लिए एक रूपक है। सामाजिक जीवन में हम अधिकांश समय एक क्रियाशील वाक्य विन्यास के मार्गदर्शन में होते हैं, ठीक उसी तरह भाषा वाणी के लिए एक पूर्व शर्त है। आई बात समझ? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लैंगिक लिपियाँ क्या है ये मैंने आपको बता दिया। सांस्कृतिक लिपि को, इसको हम लोगों ने अंत मनोवैज्ञानिक लिपि। ठीक है, देखिए विषम लैंगिक आक्रामकता। ठीक है, विमर्श के सभी क्षेत्रों में विषम लैंगिक आक्रामकता के क्षेत्र को अवधारणाबद्ध परिभाषित और रिपोर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि ये शोध निष्कर्ष सामाजिक, कानूनी और संस्थागत संदर्भ को प्रभावित करते हैं, जिसके भीतर व्यक्ति अंतर्गंता और यौन अंतःक्रिया की अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं। ठीक है, आक्रामकता एक प्रकार की व्यवहारात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति या लक्ष्य को नुकसान पहुंचाना है। अंतरंग संबंधों के संदर्भ में लोग एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंतरंग संबंधों में मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आक्रामकता की विनाशकारिता और अंतर्दृष्टि
अपराधी और पीड़ित के लिंग द्वारा भी संचालित नियंत्रित होती है। जब विषम लैंगिक आक्रामकता और हिंसा को परिभाषित करने की बात आती है तो मोटे तौर पर दो विरोधी विचार होते हैं। एक दृष्टिकोण पारिवारिक टकराव के शोध में अंतर्निहित और दूसरा पितृसत्ता से उत्पन्न हिंसा के नारीवादी दृष्टिकोण में निहित है। आगे बात समझ में। देखिए, जेंडर के निर्माण में सांस्कृतिक अंतर। ठीक, देखिए, संस्कृति की विशेषताओं के एक समुच्चय के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें मान्यताएं, अभ्यास, मूल्य, मानदंड और व्यवहार शामिल है जो एक समूह के सदस्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक मनोविज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों के में सांस्कृतिक विविधता एक बहुत चर्चित क्षेत्र रहा है। संस्कृति एक समूह के व्यक्तियों के साथ अविभाज्य रूप से संबंधित है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसमें यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है और इसी के साथ ये ब्लॉक भी ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं अगले ब्लॉक में। ठीक, चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं ब्लॉक 2 में, लिंग मनोविज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोण। आइए बहुत तेज़ी के साथ देखते हैं। यहाँ पे पहला यूनिट है, इसमें यूनिट 5, जेंडर विकास का विकासवादी जैविक मनोजैविक दृष्टिकोण। यही इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैविक दृष्टिकोण और दूसरा इसमें पॉइंट है आपका मनोजैविक दृष्टिकोण। ठीक है, यही दो इसमें पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। एक इसमें और है टॉपिक जो कि है विकासवादी दृष्टिकोण। आइए डायरेक्ट हम वहीं पे चलते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने ऊपर जान लिया है इन सब के बारे में। हमको आना है कहाँ पे, जो ये जेंडर के मनोविज्ञान के दृष्टिकोण, यहाँ पे हमको आना है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। महिलाओं और पुरुषों के बीच अंतर पर संपूर्ण विमर्श साधारणतः इस वृत्तांत से उपजा है कि महिला पुरुष से भिन्न है, यानी कि अलग है, और क्या उन अंतरों को परिणाम स्वरूप जीवन के सभी संभावित पहलुओं में विभेदीकरण होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या स्पष्ट विभेद या सामाजिक रूप में से निर्मित है। देखिए, नारीवादियों के कुछ वर्गों ने उस विचारधारा को अस्वीकार्य कर दिया है जो महिलाओं और पुरुषों को भिन्न मानता है, यानी कि अलग अलग मानता है, और समानता को अपना कर लैंगिक समानता की मांग को स्पष्ट करता है। यानी कि महिला और पुरुष समान है और इसलिए पुरुषों को भी अधिकार दिए जाते हैं, वहीं महिलाओं को दिए जाने चाहिए। ठीक, इस बहस को आगे बढ़ाते हुए समकालीन मनोवैज्ञानिक अब सोचते हैं कि समानता और विभेद को स्त्रीत्व और पुरुषत्व व्यवहार की द्विविभाजित वस्तुओं की बजाय एक निरंतरता के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, व्यक्तियों का उनके जैविक लिंगों द्वारा सरलीकृत वर्गीकरण लगभग सभी संस्कृतियों के लिए मौलिक है और लोगों के जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान और जेंडर की जटिल अंतःक्रिया यह निर्धारित करती है कि लोग खुद को कैसे देखते हैं, वे अपने जीवन का क्या अर्थ निकालते हैं और समाज उनके प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है, कैसा व्यवहार करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था आपको, विकासवादी दृष्टिकोण। देखिए, विकास में निहित लैंगिक अंतरों को समझने के लिए पहले हमें सामाजिक जीव विज्ञान और विकासवादी मनोविज्ञान के क्षेत्र में परिचित होना चाहिए। देखिए, सामाजिक जीव विज्ञान का सिद्धांत शुरू में हार्वर्ड के एक जीव विज्ञानी E.O. विल्सन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अपनी पुस्तक सोशियो बायोलॉजी द न्यू सिंथेसिस में विल्सन ने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर उधार लिया और सिद्धांत दिया कि लिंग के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित सामाजिक व्यवहार प्राकृतिक चयन का उत्पाद है, यानी कि प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के माध्यम से सबसे योग्य पशु जीवित बचे रहते हैं और प्रजनन करते हैं और अपने स्वास्थ्य जीवन अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। सामाजिक जीव विज्ञान के मूल विचार को आगे बढ़ाते हुए यह समझा जाता है कि सामाजिक व्यवहारों में लैंगिक अंतर को प्राकृतिक चयन की अवधारणा द्वारा समझाया जा सकता है, जिनका लाखों वर्षों में परिष्करण किया गया है। परिणाम स्वरूप महिलाओं और पुरुषों में जो विशिष्ट लक्षण और व्यवहार दिखते हैं वे मानव जाति के अस्तित्व में महत्वपूर्ण अनुकूल की भूमिका निभाते हैं। विकासवादी मनोविज्ञान को सामाजिक जीव विज्ञान के एक उन्नत संस्करण के रूप में समझा जा सकता है, जैसा कि मनोवैज्ञानिक डेविड बस और अन्य द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ठीक है,
सामाजिक जीव विज्ञान सामाजिक व्यवहार की व्याख्या करता है। विकासवादी मनोविज्ञान का तर्क है कि मनुष्यों को अत्यधिक जटिल मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली प्राकृतिक चयन के माध्यम से हुए विकास परिणाम है और इन कार्यप्रणालियों ने मनुष्य जाति को उत्पन्न करने में सहायता की है। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आप, उसके बाद में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जैविक दृष्टिकोण। बहुत तेजी से समझेंगे। देखिए यह दृष्टिकोण मनुष्य के बीच व्यवहार के में लैंगिक अंतर के संदर्भ में उद्धत सबसे व्यापक रूपों में उद्धत में से एक है। लोग अक्सर जीव विज्ञान के कारण लिंग और जेंडर के बीच भ्रमित होते हैं, यानी कि उसी में जूझ रहते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ लिंग जैविक अंतरों को संदर्भित करता है, वहीं जेंडर सामाजिक और सांस्कृतिक अंतरों के बारे में जो लैंगिक पहचान के भाग के रूप में देखे जाते हैं। जैविक दृष्टिकोण बताता है कि लिंग और जेंडर की अवधारणाओं के बीच कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम एक महिला और एक पुरुष के बीच जो व्यवहारात्मक अंतर देखते हैं उसे जीव विज्ञान के संदर्भ में समझाया जा सकता है। क्लियर हो गया। दूसरे शब्दों में पुरुषत्व और स्त्रीत्व के बीच अंतरों के लिए जैविक युक्तिकरण पर्याप्त है। उदाहरण के लिए यह विश्वास की महिला से देखभाल करता होने की आशा की जाती है, जबकि एक पुरुष से अर्जक होने की आशा होती है। आ गई बात समझ यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो अगला मेन पॉइंट था वहाँ पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, जो कहाँ है यहाँ पे एक प्रसच जनन यानी कि एपिजेनेटिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो टॉपिक है मनोजैविक दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं। मनोजैविक दृष्टिकोण या जैविक मनोविज्ञान तंत्रिका विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, एक ब्रांच है जो जैविक ढांचे के सिद्धांतों का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं जैसे कि बुद्धि, संवेदना आदि का अध्ययन करती है। इस क्षेत्र को व्यवहारात्मक जीव विज्ञान, व्यवहारात्मक तंत्रिका विज्ञान या जैव मनोविज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल से हम जिन लैंगिक अंतरों को देखते हैं और अनुभव को अक्सर जैविक मतभेदों के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जैसा कि हमने पहले के भाग में भी बताया है। देखिए, यौन व्यवहार और आक्रामकता के संदर्भ में भी इन प्रभावों पर चर्चा की गई है। ठीक है, आधार की ओर मोड़ते हैं, यानी कि मनोवैज्ञानिक निर्माणों के जैविक आधार की ओर मोड़ते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं क्या कोई लैंगिक अंतर है जिन्हें जीव विज्ञान द्वारा समझाया जा सकता है। तो हाँ, पहला है जेंडर और बुद्धि। ठीक है, बहस इस खोज के साथ शुरू हुई। जेंडर और बुद्धि के इस मतलब बहस के साथ खोज शुरू हुई। पुरुषों के पास महिलाओं की तुलना में बड़ा मस्तिष्क होता है, यानी कि बहुत बड़ा दिमाग होता है, और इससे महिलाओं में निम्न स्तर की बुद्धि होती है, छोटी बुद्धि होती है। सिद्धांत को तब अविश्वसनीय माना गया जब यह समझा गया कि मस्तिष्क का आकार शरीर के आकार के समानुपाती होता है। क्योंकि पुरुषों का शरीर बड़ा होता है, इसलिए उनके मस्तिष्क बड़े होते हैं। और 1992 में 2 वैज्ञानिकों ने बड़े मस्तिष्क अधिक बुद्धि परिकल्पना को पुनर्जीवित किया और बताया कि पुरुषों का मस्तिष्क महिलाओं की तुलना में परिमाण और वजन में भी अधिक था और यह बुद्धि में लैंगिक अंतर के लिए उत्तरदायी था। क्लियर हो गया। जेंडर और मानसिक योग्यताएं यहाँ पे दिया गया। देखिए, मस्तिष्क के 2 गोलार्ध बाएं और दाएं विभिन्न कार्य क्षमताओं में के लिए जिम्मेदार है। बायां गोलार्ध भाषा और मौखिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जबकि दायां गोलार्ध स्थानिक दीपकों के लिए विशिष्ट है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की गणितीय क्षमता के बारे में सबसे आम रूढ़िवादी धारणाओं में से एक है। यह व्यापक रूप से माना जाता है कि लड़कों के पास लड़कियों की तुलना में अच्छा गणितीय कौशल होता है। हाइड तथा अन्य और लिंडबर्ग तथा अन्य एल्सक वेस्ट तथा अन्य के द्वारा मोटा विश्लेषणात्मक अध्ययनों के साथ इस रूढ़िवादी अवधारणा को खारिज कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, अब इस यूनिट में कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट में। ठीक, आइए हम चलते हैं अगले यूनिट में। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जेंडर विकास के लिए मनोविश्लेषणात्मक और संज्ञानात्मक उपागम। इसमें यही 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही और बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का परिचय और दूसरा संज्ञात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, आइए इसमें बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे। इसमें देखिए, मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण का परिचय थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत समझिए। ठीक है,
देखिए मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण मानव मानस की एक आकर्षक समझ प्रस्तुत करता है, ठीक है। और इसका उपयोग विकृति संबंधी व्यवहारों, स्व कामुकता, जेंडर, कला, फिल्मों, भाषा आदि का विश्लेषण करने के लिए किया गया है, ठीक है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण जेंडर पर हमारी समझ को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है और सिगमंड फ्रायड, करेन हार्नी, हेलेन डीपच और नैन्सी चोडोरो द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत जेंडर अंतर के निर्माण को समझने और ढांचे के विकास तथा अनुप्रयोग को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला इसमें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए सिगमंड फ्रायड, जिन्हें मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। वह मनोविश्लेषण के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए एक नैदानिक विधि जिसे मनोविश्लेषण भी कहा जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्रायड ने प्रस्तावित किया कि मानव मानस चेतन, अचेतन और अर्धचेतन भागों से बना है और ये मानव व्यवहार को निर्धारित करते हैं, जिसे मानक और मनोविकृति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। संरचना की तुलना एक हिमखंड से की जा सकती है, जिसका एक हिस्सा अचेतन के रूप में पानी में डूबा रहता है। जो हिस्सा दिखाई देता है वह चेतन और जो हिस्सा ऊपर और नीचे उछलता रहता है उसे अचेतन के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। यहाँ पे क्लियर हो गई बात। हेलन ड्यूश एक छात्र और बाद में फ्रायड के सहयोगी एक पोलिश अमेरिकी मनोविश्लेषक थे जो महिलाओं के विशेषज्ञ थे। उन्होंने वियना मनोविश्लेषण संस्थान की स्थापना की और 1925 में इन्होंने महिलाओं के मनोविज्ञान पर एक पुस्तक प्रकाशित की, जो ऐसा करने वाली पहली मनोविश्लेषक थी। क्लियर हो गया। देखिए लैंगिक विकास का सिद्धांत और जेंडर, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट था, वो आप देख लीजिएगा। इसमें जो और इम्पोर्टेंट है, आइए हम देखते हैं, बहुत तेज़ी के साथ हम देखेंगे इसमें संज्ञात्मक दृष्टिकोण। देखिए संज्ञान शब्द मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि ध्यान, सीखने, स्मृति, समस्या समाधान, निर्णय लेने, तर्क, समझ, भाषण आदि को संदर्भित करता है। संज्ञान शब्द, ठीक है। और संज्ञात्मक दृष्टिकोण इन मानसिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मानव व्यवहार की व्याख्या करता है, न कि किसी अन्य कारकों के कारण जैसे कि आनुवंशिकी और बाहरी बल के कारण। यह मानव मस्तिष्क के कामकाज को कंप्यूटर के समान करता है। संज्ञानात्मक दृष्टिकोण की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस 1967 में प्रकाशित कॉग्निटिव साइकोलॉजी नामक उल्रिक नीसर की पुस्तक के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान ढांचे में जेंडर को स्थापित करने के लिए हमें अपनी पहले की समझ को त्यागना होगा कि जेंडर विकास अचेतन इच्छाओं, जैविक कारकों या विकासवादी प्रतिक्रियाओं के कारण होता है, क्योंकि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण मानसिक प्रक्रियाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है जो मानव व्यवहार की व्याख्या करता है। तो किसी को एक संज्ञानात्मक अवधारणा के रूप में जेंडर के निर्माण का अध्ययन करना चाहिए, न कि जैविक या व्यवहारिक रूप से निर्धारित, ठीक। चलिए अब इसमें जेंडर स्कीमा सिद्धांत, यहाँ पे छोटा सा ये पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा हम भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा आपका भी टाइम बचेगा और मेरा भी टाइम बचेगा, और प्लस में थोड़ी सी तबीयत भी दिक्कत दे रही है। देखिए यहाँ का एक है बेम का जेंडर स्कीमा सिद्धांत। देखिए कोहलबर्ग के सिद्धांत से भटक जाता है। जेंडर विकास को एक चरण सिद्धांत के बजाय एक प्रक्रिया सिद्धांत के रूप में समझा जाता है, ठीक है। ये था जेंडर स्कीमा सिद्धांत, छोटा सा ये थोड़ा सा। इसमें देखिए अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए, मतलब ये कहते हैं बढ़ाते हुए 4 जेंडर श्रेणियों का प्रस्ताव रखा। पहला जेंडर टाइप व्यक्ति, क्रॉस सेक्स टाइप व्यक्ति, उभयलिंगी व्यक्ति और अविभाज्य व्यक्ति, ठीक है। छोटा छोटा सा पॉइंट है, इसको आप देख लीजिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, मानव विकास की प्रक्रियाओं पर सबसे स्वीकृत सैद्धांतिक दृष्टिकोणों में से एक रूप में सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसे शुद्धिकरण, दंड, अनुकरण और अवलोकन सीखने जैसे के अधिगम की अवधारणाओं के साथ समझाने का प्रयास करता है। अचेतन इच्छाओं या संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सामाजिक शिक्षण सिद्धांत ने सीखे गए व्यवहारों को देखा जाता है। उसके बाद यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चों के व्यवहार में देखा जाने वाला जेंडर अंतर सीखने का परिणाम है, ठीक है। यहाँ पे देखो मॉडलिंग और अवलोकन संबंधी शिक्षा 2 और तंत्र हैं जिनका उपयोग सामाजिक शिक्षण सिद्धांत व्यवहार में जेंडर अंतर को समझाने के लिए करता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। इसमें सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत और जेंडर विकास, इसको हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया। नैतिक विकास का सिद्धांत, ये आप ऑलरेडी आप जानते भी हैं, ठीक है। चलिए बहुत तेज़ी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं।
और आप थोड़ा सा इसमें पढ़ते हुए जाइए। अब यहाँ पे यूनिट ख़त्म होता है, हम लोग आ गए हैं अब यूनिट 3 में, ब्लॉक 2 के यूनिट 3 यानी कि यूनिट 7 में, सामाजिक अधिगम सिद्धांत तथा सामाजिक भूमिका सिद्धांत। आइए, इसमें यही 2 पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है, क्या तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत और दूसरा इसमें सामाजिक भूमिका सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आइए देखते हैं इसको भी। देखिए, लैंगिक विकास का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये लैंगिक विकास का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। देखिए, लैंगिक विकास का सामाजिक अधिगम सिद्धांत उन तरीकों पर जोर देता है जिनके द्वारा बाहरी घटक जैसे कि समाजीकरण का अभिकर्ता, जैसे कि माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक तथा मीडिया आदि, ठीक है, ये बाहरी अभिकर्ता हो गए। ठीक है, और बच्चों के लैंगिक विकास को आकार देते हैं, जैसे कि बेसन, वेंडेले तथा बनकर। जैसे कि सबसे पहले लैंगिक विकास के बारे में इस सिद्धांत को वाल्टर ने लागू किया था, वाल्टर ने। ठीक है, क्या लागू किया था कि जो व्यवहारवादी परंपरा से अवस्थित है। ठीक है, यह सिद्धांत यह बताता है कि लोग लिंग संबंधी विश्वासों तथा व्यवहारों को शिशु अवस्था से ही सीखना शुरू कर देते हैं, यानी कि छोटे बच्चों से ही सीखना शुरू कर देते हैं। वे देखकर और नकल करके सीखते हैं तथा उन्हें कार्यों के यानी कि कामों के परिणामों के आधार पर किसी काम के बदले प्रोत्साहन या दंड मिलता है और इसके आधार पर फैसला लेते हैं। इस प्रकार यह सिद्धांत निरीक्षण और अनुकरण के सिद्धांत पर केंद्रित रहता है। बच्चे सक्रियता के साथ साथ अपने चारों ओर मौजूद लोगों की गतिविधियां, व्यवहारों को देखते हैं और उनका अनुकरण भी करते हैं। जिन्हें देखकर बच्चे सीखते हैं वे उनके प्रतिमान कहलाते हैं। ठीक, देखिए, मॉडलिंग या प्रेक्षणीय अधिगम की परिभाषा इस प्रकार की है कि व्यक्ति के कार्य दृष्टिकोणों तथा भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का असली जीवन में प्रदर्शन या प्रतीकात्मक प्रतिमानों के माध्यम से प्रदर्शन की प्रवृत्ति मॉडलिंग या परिप्रेक्ष्य अधिगम कहलाता है। क्लियर हो गया। प्रेक्षीय अधिगम को समझने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि इसकी जड़ें अल्बर्ट बंडूरा तथा उसके साथियों द्वारा प्रदर्शित नाटक बोबो डॉल में देखी जा सकती है। कि इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बच्चे अपने चारों ओर मौजूद व्यक्तियों के व्यवहार को देखकर उसकी नकल करते हैं और इसके बाद उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि इस अनुकरण वाले व्यवहार का दूसरा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चों को इस तरह का व्यवहार करने के लिए सराहा गया या उन्हें इसके लिए कोई इनाम दिया गया तो बच्चों ने समझ लिया कि यह व्यवहार बार बार किए जाने योग्य है। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। समाजीकरण अभिकर्ता की भूमिका। ठीक है, ये हम लोगों समाजीकरण को ऊपर हम लोगों ने देख लिया है। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भूमिका सिद्धांत थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक, देखिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अलावा दूसरा सिद्धांत जो मनोविज्ञान के अंतर्गत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दर्शाता है वह सामाजिक भूमिका सिद्धांत है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक भूमिकाएं तथा सामाजिक भूमिका संबंधी विभिन्न प्रविधियां स्त्री व पुरुष के व्यवहारों के मुख्य अंतरों के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक, और इससे यह बात जुड़ी है कि पुरुष तथा स्त्रियां अलग अलग ढंग से व्यवहार इसलिए करते हैं क्योंकि समाज में वे अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। इस प्रकार लोग एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करते हैं यह बात बताने के अलावा यह सिद्धांत लोगों के व्यवहार का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार व्यापक सामाजिक भूमिका संरचनाओं पर जोर देती है। ठीक है, वास्तव में लैंगिक भेदभाव के ज्यादातर विश्वास व धारणाएं सामूहिक तथा अभिकर्ता जनित विशेषताओं पर आधारित होते हैं जिनसे लिंग आधारित भूमिकाओं की संभावना बढ़ जाती है और सामूहिक विशेषताएं विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ी होती है जिनके मूल में दूसरों का हित छिपा होता है। ठीक है, इस मामले में संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सभी संस्कृतियां स्त्री और पुरुष के व्यवहारों के बारे में एक जैसी ही धारणाएं नहीं रखती। उन समाजों में जहां स्त्रियां और पुरुष सामूहिक भूमिकाएं निभाते हैं उनमें स्त्रियां और पुरुष दोनों को समान माना जाता है। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसमें। अब इस यूनिट में कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा अगला यूनिट 8, अपेक्षा स्थिति सिद्धांत और जेंडर स्कीमा सिद्धांत। ठीक है, जेंडर स्कीमा सिद्धांत ऊपर में हम लोग थोड़ा सा जाना है इसके बारे में। आइए देखते हैं इसमें अपेक्षा स्थिति सिद्धांत और इसमें एक है जेंडर स्कीमा सिद्धांत। आइए बहुत तेजी के साथ देखेंगे इसको भी। देखिए, इसमें क्या अपेक्षा स्थिति सिद्धांत है क्या। देखिए, अपेक्षा स्थिति सिद्धांत स्थिति और प्रभाव पदानुक्रमों का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। ठीक है, और
या उन तरीकों को केंद्रित करते हैं जिनमें लोग स्थिति पदानुक्रम बनाते हैं और उन्हें बनाए रखते हैं तथा वे पदानुक्रम कैसे प्रभाव असमानताओं को विनियमित करते हैं और अन्य सामाजिक श्रेणियों जैसे कि नस्ल, वर्ग, जातीयता आदि के समान एक श्रेणी के रूप में जेंडर भी विभिन्न समाजों की सांस्कृतिक मान्यताओं के अनुसार स्थिति से जुड़ा हुआ है। जैसे कि बात किया जाए उदाहरण के तौर पे तो अधिकांश पितृ सत्तात्मक समाजों में आमतौर पर यह माना जाता है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में श्रेष्ठ और अधिक सक्षम है। जेंडर से जुड़ी ये मान्यताएं इस प्रकार दिन प्रतिदिन सामाजिक स्थितियों में सामाजिक असमानता का आधार बन जाती है। अपेक्षा स्थिति के सिद्धांत के बारे में बात करते हुए रिजवे एंड बर्ग ने समझाया, यह एक अच्छी तरह से प्रलेखित विवरण प्रदान करता है कि कैसे जेंडर इसके साथ जुड़े स्थिति विश्वासों के माध्यम से यह निर्णय लेता है कि सामाजिक संघर्षों में किसकी सुनी जाती है और किसके पास सर्वोत्तम विचार एवं सबसे अधिक योग्यता और कौन नेतृत्व के लिए ऊपर उभरता है और किसको समाज में सत्ता और प्रभाव को पदों की ओर अथवा उससे दूर होने के लिए निर्देशित किया जाता है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। सिद्धांत की व्यापकता, ठीक है, छोटा छोटा सा पॉइंट है, आप भी देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको हम देखते हैं। जेंडर स्कीमा सिद्धांत, इसको हम लोगों ने यूनिट अभी इसके पीछे वाले यूनिट में थोड़ा सा देखा है। देखिए, सैंड्रा बेन द्वारा प्रस्तावित जेंडर स्कीमा सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत और सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का एक समामेलन है। एक स्कीमा मानसिक संघों का एक नेटवर्क है जो कि गतिशील ज्ञान संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जेंडर स्कीमा इस प्रकार जेंडर के बारे में जानकारी के मानसिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करता है और उन तरीकों का पथ प्रदर्शक है जिनसे लोग जेंडर संबंधी जानकारी संसाधित, व्याख्यायित और व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है पहला है जेंडर स्कीमा का विकास। ठीक है, बेम ने स्वीकार किया कि कैसे लगभग सभी समाज पुरुषों और महिलाओं के बीच के भेद को बुनियादी आयोजन सिद्धांत के रूप में नियोजित करते हैं और दोनों जेंडर की अलग अलग भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं और दोनों को विभिन्न कार्य सौंपे जाते हैं और अलग एवं लोगों में से उन लक्षणों, कौशलों और व्यवहारों के अनुसार व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। इसलिए सीखने की अवलोकन प्रक्रिया द्वारा और विभिन्न समाजीकरण कारकों के माध्यम से बच्चे आसानी से समाज की जेंडर योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, बेम के अनुसार लोगों को जेंडर ढांचाबद्ध और जेंडर ढांचा मुक्त के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह अंतर इस बात पर आधारित है कि लोग दुनिया के बारे में जानकारी को संसाधित करने के लिए जेंडर योजनाओं को कितना नियोजित करते हैं। जिन लोगों के पास अच्छी तरह से विकसित जेंडर स्कीमा है और जो अधिकतर दुनिया को व्यवस्थित और व्याख्यात करने के लिए एक आयाम के रूप में जेंडर पर भरोसा करते हैं और उन्हें जेंडर ढांचाबद्ध कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस यूनिट में कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है और साथ ही साथ यहीं पे ये ब्लॉक खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले ब्लॉक में। राइट, हम आ गए हैं ब्लॉक 3 में। यहाँ पे लिंग समूह एवं संस्कृति। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। यूनिट 9 यहाँ से स्टार्ट होता है, संबंध परक और सामूहिक अन्योन्याश्रय में लिंग अंतर। ठीक है, इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट है तो वो है आत्म संप्रयत्य और जेंडर। ठीक है, और दूसरा है आत्म संप्रत्यय में जेंडर अंतर। ठीक है, बस इसमें यही 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है और बाकी इसमें जो था उसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया। आत्म संप्रत्यय और जेंडर है क्या? देखिए, आत्म मतलब क्या होता है? खुद, सेल्फ को विभिन्न तरीकों से समझा और परिभाषित किया गया है। ठीक है, इसे परिभाषित करने का एक तरीका निजी और सार्वजनिक आत्म के बीच अंतर करना है। ठीक है, इसलिए आंतरिक अगोचर आत्म और बाहरी आत्म के बीच एक अंतर है जिसे हम दूसरों को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों मिलकर हमें आत्म के प्रतिनिधित्व और प्रभाव, व्यवहार और अनुभूति के लिए इसके निहितार्थ की श्रृंखला को समझने के लिए एक वैचारिक ढांचा प्रदान करते हैं। देखिए, मार्क्स और किटियामा ने तर्क दिया कि कैसे विभिन्न संस्कृतियों के व्यक्ति अलग अलग आत्म विचारों, अलग अलग खुद के विचारों का निर्माण करते हैं। उन्होंने प्रदर्शित किया कि पश्चिमी संस्कृतियां स्वायत्तता और स्वतंत्रता की मांग करते हुए समूह से अधिक व्यक्ति को प्राथमिकता देती है। ठीक है, मार्क्स और किटियामा ने आत्म संप्रत्यय शब्द प्रतिपादित किया, यानी कि उसको आगे लाया, और संप्रत्यय का अर्थ या आशय दिखाना या समझाना है। ठीक है, और
अंत आत्म संप्रत्यय को इस तरह से समझा जा सकता है कि व्यक्ति आत्म को कैसे यानी कि खुद को कैसे परिभाषित करता है और उसका अर्थ यानी कि उसका मीनिंग्स कैसे निकालता है। इसे आमतौर पर इस तरह परिभाषित किया गया है कि व्यक्ति दूसरों के संबंध में स्वयं को यानी कि खुद को कैसे देखते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उच्च व्यक्तिगत आत्म संप्रत्यय वाले व्यक्ति के लिए यह प्रश्न मैं कौन हूँ, ठीक है। सबसे पहला अगर इंसान अगर अपने बारे में जानना चाहे तो सबसे पहले क्या करता है, यही प्रश्न आता है कि मैं हूँ कौन, ठीक है। आंतरिक विशेषक के संदर्भ में इसका उत्तर दिया जा सकता है जो सभी स्थितियों में स्थिर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की विशिष्टता और संकेत आत्मसम्मान और आत्म अवधारणा का एक महत्वपूर्ण आधार है और उनके लिए अन्य सामाजिक तुलना के स्रोत हो सकते हैं। विशेष रूप से किसी की विशिष्टता की पुष्टि करने के लिए दूसरी ओर पारस्परिक निर्भरता आत्म संप्रत्यय वाले लोग आत्म को दूसरे से जुड़े हुए और दूसरों के साथ संबंधों से परिभाषित होने के रूप में देखते हैं। क्लियर। यह तर्क दिया गया कि लोगों के पास स्वतंत्र और पारस्परिक निर्भरता दोनों प्रकार के आत्म संप्रत्यय होते हैं और यह सांस्कृतिक संदर्भ है जो मुख्य रूप से एक के दूसरे के विकास को बढ़ावा देता है। दिलचस्प बात यह है कि स्वतंत्र आत्म संप्रत्यय और पारस्परिक निर्भरता आत्म संप्रत्यय को आमतौर पर क्रमशः व्यक्तिवादी और सामूहिकवादी संस्कृतियों के अनुरूप पहचाना जाता है, ठीक है। यानी कि दूसरे नाम में इसमें हम कह सकते हैं, पहले को व्यक्तिवादी और दूसरे को सामूहिकवादी भी कह सकते हैं। क्रॉस एंड मैडसन ने पश्चिमी आबादी में इसका और अध्ययन किया और इस पर डिस्कस किया और तर्क दिया कि लिंग यानी कि जो जेंडर है अंतर को ध्यान में रखा जा सकता है और आत्म संप्रत्यय में अंतर द्वारा समझाया जा सकता है। क्लियर। विभिन्न जेंडर सिद्धांतों ने को एकीकृत करते हुए इकट्ठा करते हुए उन्होंने सुझाव दिया ये सुझाव दिया कि पश्चिमी समाजों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्म के बारे में यानी कि स्वयं के बारे में एक दृष्टिकोण बनाने की अधिक संभावना है जो अन्य लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध यानी कि पूरे अच्छे तरीके से संबंध को ध्यान में रखता है, जबकि पुरुषों की अपने करीबी रिश्तों से स्वतंत्र रूप से आत्म पर विचार करने की अधिक संभावना होती है। क्लियर हो गया। लिंग और न्यायसमिता का विस्तृत दृष्टिकोण, ठीक है। ये एक पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। पारस्परिक निर्भरता के लैंगिक रूपों की उत्पत्ति देखिए। सामूहिक और संबंध परक अन्योन्य या श्रिता के बीच अंतर को समझने के लिए हम कई दृष्टिकोण को नियोजित कर सकते हैं। यह जैविक दृष्टिकोण से लेकर के विभिन्न सामाजिक कारकों और दृष्टिकोण तक हो सकता है। क्लियर। चलिए हम देखते हैं इसमें आत्म संप्रत्यय में लिंग अंतर। ये हम आत्म संप्रत्यय के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लिया है। ये छोटा सा यहाँ पे पॉइंट दिया, इसका लिंग अंतर यहाँ पे दिया गया है ना, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। चलिए हम आगे इसमें बढ़ते हैं। सामाजिक अनुभूति पर आत्म संप्रत्यय का प्रभाव, बात एक ही है, वो जो मैंने बताया वही इसमें भी लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा और आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। संवेगों सामाजिक आवश्यकताओं और अभिप्रेरणा में लैंगिक भेद, ठीक है। देखिए इसमें जो लैंगिक अंतर का पता लगाया जाता है, इसमें पहला है क्या कि भावनाओं पर प्रभाव, ठीक है। हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। किसी व्यक्ति के अनुभव को संवेगात्मक परिणामों की मध्यस्थ आत्म संप्रत्यय करता है और भावनाओं की जगह संवेगों तथा प्रेरणा के जगह अभिप्रेरणा का प्रयोग उचित होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर बात करें तो दूसरों से किसी की विशिष्टता सत्यापन के परिणाम स्वरूप एक स्वतंत्र आत्म संप्रत्यय वाले व्यक्तियों के लिए सकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसा कि एक निर्भर अन्योन्याश्रित और स्वतंत्र आत्म संप्रत्यय वाले व्यक्तियों के लिए दूसरों से किसी की विशिष्टता का सत्यापन करना सकारात्मक भावनाओं का परिणाम हो सकता है, जबकि यह किसी के आत्म परिभाषित संबंधों का सत्यापन होता है जिसके परिणाम स्वरूप एक अन्योन्याश्रित आत्म संप्रत्यय वाले लोगों के सकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। जो इसमें इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आया है, स्वमूल्यांकन और विनिमय में लैंगिक भेद, ठीक है। देखिए हमारा आत्म संप्रत्यय और संबंध परक और या सामूहिक अन्योन्याश्रयता की केंद्रीयता
यह भी निर्धारित करती है कि हम अपने दिन प्रतिदिन की बातचीत में स्वयं का मूल्यांकन और अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करेंगे। लैंगिक मानदंड भी इसमें जुड़ जाते हैं क्योंकि वे व्यवहार के लिए आंतरिक मानकों के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, इसके पहले जो मैंने बताया ऊपर लैंगिक भेद जो ऊपर हम लोगों ने जाना, वही इसमें भी लिख दीजिएगा ना। अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें लिख दीजिएगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे यूनिट 10 में। ठीक है, आइए, जेंडर भेद का मनोविज्ञान यानी कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और कैरियर संबंधी प्रक्रियाओं। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर जाना कि संज्ञानात्मक क्षमता, ये हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट आपका जो पॉइंट इसमें से निकल करके आया है, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास में जेंडर भेद। बस इसमें इस यूनिट में यही एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसके जितने इसमें पॉइंट दिए इन सबको हम लोगों ने ऊपर वाले इससे पहले जितने भी यूनिट हम लोगों ने देखा उसमें हम लोगों ने इसको जान लिया है। आइए बहुत तेज़ी के साथ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। संज्ञानात्मक क्षमता में जेंडर भेद, यही इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने देखिए, इसमें देख रहा है ना, यहाँ पे सामने लिख रहा है कि ऊपर हम लोग क्या के लिए उल्लेखित है कि मनोवैज्ञानिक गुणों जैसे संज्ञानात्मक क्षमताओं के संदर्भ में जेंडर भेदों को लेकर के वैज्ञानिक समुदाय के मध्य साथ ही साथ मशहूर मीडिया दोनों में महत्वपूर्ण बहस रही है। इस प्रकार की चर्चाओं के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित से संबंधित व्यवसायों में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक क्यों है। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार जिन 4 मानदंडों पर जेंडर भेद को मापा जाता है, जिनमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति और स्वास्थ्य और अस्तित्व, और चौथा राजनीतिक सशक्तिकरण सम्मिलित है। भारत में कुछ व्यावसायिक प्रक्षेपक वर्गों में अधिक जेंडर भेद देखा जा सकता है, जैसे कि STEMS और अभियांत्रिकी के संबंधित कैरियर में, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, जबकि सामाजिक विज्ञानों में इसके विपरीत देखा जा सकता है, जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रेशियो, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ऊपर हमने बताया वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, लैंगिक भेद में होने के प्रस्ताव की एक अन्य आलोचना उस दृष्टिकोण की आलोचना से उदित हुई जो लिंग को एक वर्ण क्रम की तुलना में द्विआधारी के रूप में देखता है। ठीक है, एक तर्क विशेष रूप से समकालीन समय में प्रासंगिक है और जहां जेंडर की एक तरल अवधारणा होने का विचार मान्यता प्राप्त कर रहा है। ठीक है, हाइड और उनके साथियों के कार्य एवं निम्नलिखित शोध कार्य महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं कि कौन से अन्य कारक और जो लिंग भेद के मुद्दों या जेंडर से जुड़े कैरियर विकल्पों के मामलों की व्याख्या कर सकते हैं, कैरियर को प्राथमिकता दे सकते हैं और पारिवारिक संतुलन बना सकते हैं। क्या यह समाजीकरण की प्रक्रिया है जो अलग अलग लिंगों को भिन्न तरह से संचालित करती है? क्या यह जैविक तथा विकासवादी कल्पना है? क्या यह व्यापक व्यक्तित्व है? क्या यह कार्यस्थलों पर विभेदीकरण है? खैर, प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में व्यापक प्रमाण है। ठीक है, चलिए, सामाजिक और भावनात्मक विकास में लैंगिक भेद। ठीक है, हम लोगों ने सामाजिक ऊपर देख ही लिया है। देखिए, अब इसमें क्या है कि एक व्यक्ति की भावनात्मक रूप से जागरूक होने और उनकी भावनाओं के बारे में उपयुक्त रूप से संवाद करने की क्षमता, बात करने की क्षमता, उनकी सामाजिक भावनात्मक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। क्लियर? बच्चे अपने सामाजिक तथा भौतिक संदर्भों की गतिशीलता में घिरे हुए हैं और जैव पारिस्थितिकी के बीच का संबंध विकासात्मक विज्ञान के साहित्य में समकालीन सैद्धांतिक दृष्टिकोण को आकार देते हैं। ठीक है, पहला इसमें अंतर यहाँ पे देखिए, जेंडर सेक्स संबंधी विभिन्नताओं के सिद्धांत। ठीक है, कई मनोवैज्ञानिक अपनी सैद्धांतिक स्थिति तथा आयामों के आधार पर सेक्स यानी कि जेंडर भेद सिद्धांतों में अंतर करते हैं, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो या जैविक हो या सामाजिक हो या संरचनात्मक निर्धारक हो। ठीक है, हालांकि अधिकांश सिद्धांतवादी इन मतभेदों पर चर्चा करते समय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाते हैं। वहीं जैविक उन्मुखी सिद्धांत लैंगिक भूमिका विकास में अंतर्निहित जैविक रूप से अंतर पर बल देते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिक उन्मुखी सिद्धांतवादी लैंगिक विकास को नियंत्रित करने वाली अंत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर बल देते हैं। जैविक दृष्टिकोण, इसको हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। ठीक है, सामाजिक विकास दृष्टिकोण, इसको भी हम लोगों ने ऊपर देख लिया है। ठीक है, सामाजिक संरचनावादी दृष्टिकोण, ऊपर हम लोगों ने इसको भी देख लिया है। ठीक है, एक ही चीज़ को मतलब बार बार थोड़ा सा दे देता है, इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है।
चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उसको हम लोगों ने देख लिया है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे यूनिट 11 में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा यूनिट 11, लैंगिकता एवं कार्य जीवन सरकार निगम। ठीक है, देखिए लैंगिकता से संबंधित सिद्धांत, ये इसमें जो है इसमें छोटे छोटे सिद्धांत यहाँ पे दिए गए, देखिएगा जरा गौर से। लैंगिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत, क्वीर सिद्धांत, लैंगिक एवं जेंडर बहुलवादी सिद्धांत, नारीवादी, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंगिक एवं जेंडर बहुलवादी सिद्धांत। और दूसरा इसमें लैंगिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने ऊपर पढ़ लिया है, लेकिन जो नीचे वाला है उसको हम लोग ऊपर अभी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कार्य स्तर एवं लैंगिक मुद्दे, आइए देखते हैं बहुत तेजी के साथ में लैंगिकता से संबंधित सिद्धांत। ठीक है, देखिए लैंगिक जो है, लैंगिक ये अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला एक एवं सबसे अधीर शब्दों में से एक है। यह शब्द हर स्थान पर उपस्थित है, जिसका उपयोग निरंतर बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, और यह अर्थ के नए एवं अधिकतम आश्चर्यजनक बदलाव पैदा करता है। हम लैंगिक भूमिकाओं के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन लैंगिक अंतर के बारे में चिंता करते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं जो लैंगिकता के प्राय जो होते हैं वो सेक्स शब्द से विपरीत यानी कि बहुमुखी परिप्रेक्ष्य के में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, लैंगिक का उपयोग महिलाओं एवं पुरुषों की उन विशेषताओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो सामाजिक रूप से निर्मित होती है, यानी कि लिंग का अर्थ केवल उन व्यक्तियों से है जो जैविक रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर भी इसके बारे में जान लिया है, यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोगों ने जान लिया है। लैंगिकता से संबंधित सिद्धांत, पहला यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है लैंगिकता का मार्क्सवादी सिद्धांत। इसको हम लोगों ने ऊपर वाले यूनिट में यानी कि ब्लॉक 1 में हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए मौलिक परिकल्पना पर केंद्रित है जो बहुत स्पष्ट एवं सुसंगत है। लिंग वास्तविकता का एक पृथक भाग नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार पुरुष और स्त्रीत्व के विचार न तो मानक है और न ही वे स्पष्ट अनिवार्यता के रूप में प्रस्तुत है। ठीक है, मार्क्सवादियों ने तर्क दिया कि उत्पादन एवं प्रजनन का यह चक्र परिवर्तन लाता है तथा नए मानदंड उत्पन्न करता है। यह तब होता है जब उत्पादन का संबंध ह्रास के बिंदु पर पहुंच जाता है। इसलिए पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के कार्य वास्तविकता निर्मित करते हैं तथा यह वास्तविकता उन्हें कुछ निश्चित विधियों से कार्य करने में के लिए बाध्य करती है। दूसरा यहाँ पे सिद्धांत दिया गया क्वीर सिद्धांत। देखिएगा, क्वीर सिद्धांत सोचने की एक विधि है जो लिंग एवं यौन पहचान के बारे में पारंपरिक विचारों पर सवाल उठाती है। यह क्षेत्र लैंगिक अध्ययन एवं महिला अध्ययन से विकसित हुआ है और क्वीर सिद्धांतकार सामाजिक सांस्कृतिक निर्माण अवधारणा के रूप में जेंडर एवं यौनिकता का विश्लेषण करते हैं। क्वीर सिद्धांत का लक्ष्य पारंपरिक विचार एवं दृष्टिकोणों को चुनौती देना तथा सामाजिक असमानता के विरुद्ध लड़ना है। यहाँ तक आप क्लियर हो गए। देखिए, यह सिद्धांत लैंगिकता के सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे सामाजिक विचारकों के एक वर्ग द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था जो सांस्कृतिक अध्ययन एवं साहित्य के क्षेत्रों में समलैंगिकों यानी कि समलैंगिक मतलब लेस्बियन एवं समलिंग गे यानी कि कामी महिलाओं के बीच के अंतरों के अध्ययन से जुड़े थे। ठीक, क्वीर सिद्धांतों ने कामुकता को एक प्राकृतिक निश्चित मूल्य पहचान और के बजाय एक अपमानजनक सामाजिक निर्माण, तरल, बहुल तथा अवरील निपटारे के रूप में आध्यात्मित किया। क्लियर हो गया। लैंगिक बहुलवाद एवं जेंडर बहुलवादी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिएगा, बहुलवाद सामाजिक विविधता की व्याख्या है। इसे सांस्कृतिक, राजनीतिक या दार्शनिक पक्ष के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनमें से किसी भी संस्करण में बहुलवाद सामाजिक अंतःक्रिया का एक विवरण प्रस्तुत करता है जिसे परस्पर विरोधी एवं प्रतिस्पर्धी स्थितियों के परस्पर क्रिया के रूप में समझा जाता है, जिसे मूल रूप से एक दूसरे के लिए कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, लैंगिक बहुलवाद एक आधुनिक समाजशास्त्री सिद्धांत है जो द्विआधारी पुरुष एवं महिला को छोड़कर सभी जेंडर पहचान या अभिव्यक्तियों को पहचानने तथा समझने का प्रयास करता है। 2005 में उभरा यह सिद्धांत विभिन्न जेंडर एवं लैंगिक पहचान करने में सहायता करता है। इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया लैंगिक बहुलवाद। ठीक, इस सिद्धांत के उपयोग से एकत्रित यानी कि इकट्ठा की गई जानकारी समाज को उपेक्षित जेंडर यानी कि पहचान की जरूरतों को पूरा करने में सहायता करती है। नारीवाद, ये हम लोगों ने ऑलरेडी जान लिया है।
पारिस्थितिक नारीवाद ये भी हम लोगों ने जान लिया है। लैंगिक असीमता ये भी हम लोगों ने जान लिया है। संस्कृति एवं जेंडर, ठीक है। संस्कृति देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, इसको भी हम लोगों ने ऊपर देखा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, संस्कृति संचार है तथा संचार संस्कृति है, ठीक है। संस्कृति एक निश्चित समाज के विचारों, मानदंडों तथा सामाजिक व्यवहारों को संदर्भित करती है, और यह छत्र जो है, यह एक छत्र यानी कि शब्द है जिसमें मानव समाज में विद्यमान सामाजिक मानदंड, ज्ञान, विश्वास, कला, कानून, रीति रिवाज तथा इस समूह के व्यक्तियों की आदतें अंतर्भूत है, ठीक है। संस्कृति सोच, भाषा एवं मानव संज्ञानात्मक व्यवहार को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक आयाम लिंग भूमिकाओं में अंतर को दर्शाते हैं तथा यौन मतभेदों की नैतिकता को भी स्वीकार करते हैं। सांस्कृतिक नित्यतावाद व्यक्तियों के दृष्टिकोण, विचारों एवं धारणाओं को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस यूनिट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था उसको हम लोगों ने देख लिया। कार्य स्थल और लैंगिक मुद्दे, ये छोटा सा पॉइंट है, थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं पानी भी पी लूँ। चलिए अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सेना एवं लिंग मुद्दे, ठीक है। ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। राजनीति के बारे में आप तो पहले भी जान चुके हैं। चलिए अब इस यूनिट में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे हमारे सामने एक यूनिट निकल करके आया है, कौन सा? तो यूनिट 12, महिला समलैंगिक, पुरुष समलैंगिक, द्विलैंगिक, उभयलिंगी, मनोसामाजिक और वैधानिक स्थिति, ठीक है। आइए देख लेते हैं इसमें। पहला इसमें लिंग, जेंडर और यौन अभिविन्यास का निर्माण, ठीक है। आइए देखते हैं। एक इसमें है दूसरा पॉइंट, इसमें स्टिग्मा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके एग्जाम के लिए है। आइए देख लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे फटाफट। लिंग यानी कि जेंडर और यौन अभिविन्यास का निर्माण। देखिए समकालीन समय में हम अक्सर जेंडर और सेक्स और यौनिकता के बारे में भी इन शब्दों का सामना करते हैं। लोग अक्सर इन शब्दों का बदल बदल कर इस्तेमाल करने की गलती करते हैं, ठीक है। पिछली इकाइयों में हमने काफ़ी कुछ सीखा। जेंडर और लिंग समान नहीं है, और इसके अलावा यौनिकता की भी उतनी सरल नहीं है जितना उसे समझा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, इसमें थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट पिक्चर में जो दिया गया है वो फरवरी 2022 में ऑनलाइन रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म बधाई 2 से है। बधाई 2 से फिल्म में नायक शार्दुल यानी कि राजकुमार राव और एक महिला सुमन भूमि पेडनेकर है, ठीक है। शार्दुल दूसरे पुरुष से प्यार करता है, जबकि सुमन को एक महिला से प्यार है, ठीक है। यहाँ पे चित्र 2 में देखिए 2019 में ऑनलाइन रिलीज हुई एक तमिल फिल्म सुपर डिलक्स से है, जिसमें 4 अलग अलग पात्रों की कहानियों और उनके बीच के संबंध को दिखाया गया है, ठीक है। देखिए लिंग जो है, जैसा कि पहले पूरे पाठ्यक्रम में चर्चा की गई है इसके बारे में, बस ऊपर ही वाला सारी चीज़ें इसमें दिया गया है, ठीक है। जो ऊपर हमने बताया है लिंग के बारे में, वही आप उसी को लिख दीजिएगा, इससे रिलेटेड बस आपको नंबर मिल जाएगा। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए LGBT समुदाय, ठीक है। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे विषम लैंगिकता यानी कि विपरीत लिंग के प्रति यौन आकर्षण से कोई भी विचलन आदर्श के खिलाफ जानने का संकेत देता है, ठीक है। ऐतिहासिक रूप से इस तरह के किसी भी विचलन को मानसिक अवस्थाओं के रूप में देखा जाता है। समलैंगिकता से जुड़ी अवस्था के नाम पत्र को समझने में अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की भूमिका रही। पहला DSM और ICD में लैंगिक निदान का विकास। देखिए समलैंगिकता को एक मानसिक स्वास्थ्य विकार के रूप में देखा जाने लगा, जो मुख्य रूप से समान यौन के लिए इच्छा की अस्वीकृति के साथ जुड़ा हुआ था। इसके लिए मुद्दे के मूल कारणों को चित्रित करने वाले कई सिद्धांत मौजूद हैं। बच्चों में बाल्यकाल की इच्छाएं और लैंगिक भिन्नता का अध्ययन मनोचिकित्सा के लिए विशेष रुचि का विषय रहा है, क्योंकि यह माना जाता था कि एक वयस्क में लैंगिकता और लैंगिक पहचान की उत्पत्ति बच्चे का अवलोकन करके पता लगाई जा सकती है। जन्म के समय निर्धारित लिंग और बच्चे की लैंगिक पहचान के बीच बाल्यकाल की असंगति की खोज करते हुए प्रारंभिक सिद्धांतों और शोध ने वयस्क समलैंगिकता के कारण को रेखांकित करते हुए इस सरोकार को व्यक्त किया है, ठीक है। समलैंगिकता को एक मानसिक अवस्था के निदान के रूप में खारिज करने की प्रक्रिया अभी हाल ही है, और इसे 1950 के दशक से रेखांकित किया जा सकता है। यह समलैंगिक सक्रियता और LGBT समुदाय की बढ़ती मुखरता से जुड़ा हुआ है, जो कि 1960 और 1970 के दशक में फैल गया। आगे बात समझ में यहाँ तक?
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मानसिक स्वास्थ्य स्थितियाँ और प्रचलन, ठीक है। इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लें। सिर्फ इससे यही पूछे समलैंगिकता के बारे में, ठीक है, इसी के बारे में पूछे जाएंगे, और LGBT जो मैंने बताया, ठीक है। अब इसमें कोई इसमें अब कोई जो थी नहीं है, ट्रांसजेंडर के बारे में तो हम लोग जान ही लिए हैं। अब इस यूनिट में कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस नहीं है, जो था उसको हम लोगों ने बता दिया। यहीं पे ये यूनिट खत्म होता है और साथ ही साथ ये ब्लॉक भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं अगले ब्लॉक में। चलिए हम आगे यहाँ पे ब्लॉक 4 में लैंगिक भेद का मनोविज्ञान, ठीक है। बहुत तेजी के साथ हम इसको भी खत्म करेंगे, आइए देखते हैं। हाँ, लेकिन जो मैंने ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 पढ़ाया था, उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आप उसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा जेंडर और संचार, ठीक है। देखिए जेंडर और संचार में है क्या, तो देखिए बचपन से बातचीत की शैलियाँ, वयस्कता में अंतःक्रियात्मक शैलियाँ, भाषा, अशब्दहिक व्यवहार, मुस्कुराते हुए टकटकी लगाना, ठीक है। इससे उतना क्वेश्चंस आएंगे नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खास, मेरे हिसाब से इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। बस इसमें एक ही खास है, बस स्थिति सिद्धांत, बस, और सामाजिक भूमिका सिद्धांत। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले ही देख लिया, और ये सब जो भी इसमें दिया गया है ये पहले से आप ऑलरेडी जानते भी हैं। बचपन में किस तरीके से बच्चे रहते हैं अपने माता पिता के साथ, शिक्षक के साथ, साथियों के साथ, है ना, ये सारी चीज़ें इसी में दिया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, बहुत आसान है, सिर्फ आपको रीड कर लेना है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए वयस्कता में अंतःक्रिया शैली, देखिए वयस्कों की अंतःक्रिया शैली पिछले अनुभाग में चर्चा की गई बचपन के शैलियों को दर्शाती है। छोटे समूहों में लोगों के व्यवहार पर शोध से पता चलता है कि पुरुष अधिक प्रत्यक्ष प्रभावशाली है या पदानुक्रमित है या और कार्य उन्मुख प्रारूप और व्यवहार करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसकी तुलना में महिलाएं सहायक, सहयोगी और संबंध परक होती है और अधिक सकारात्मक सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करती है, ठीक है। देख रहे हैं इसमें कितना आसान दिया है, इसमें आपको कुछ समझने वाली बात है नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भाषा, देखिए जेंडर के दृष्टिकोण से संचार शैलियों का विश्लेषण करने में भाषा की प्रमुख विशेषता है। कहने का मतलब यह है कि पुरुष और महिला भाषा के विभिन्न पहलुओं से में भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इसे उनके भाषण पैटर्न से समझा जा सकता है, ठीक है। जब बातचीत समान जेंडर वाले सदस्यों से होती है तो मिश्रित जेंडर संबंधों की तुलना में भाषा शैली में अंतर करना आसान होता है। वास्तव में वाक संधान सिद्धांत और के अनुसार जाइल्स 8L द्वारा बातचीत का साथ ही बातचीत का विषय और परिवेश, ये तीनों कारक किसी व्यक्ति के भाषण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया व्यक्तियों के दो जोड़े के बीच वार्तालापों का उदाहरण यहाँ पे किस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए क्या एक व्यक्ति कह रहा है, अरे आप कैसे हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, मैं बहुत बेहतर हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद, हमें बात किए हुए इतना लंबा समय हो गया। देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी ये बातें, ये आपको तो ऑलरेडी इतना नॉलेज होगा। ये शाब्दिक व्यवहार मनोविज्ञान हमेशा किसी व्यक्ति के विचारों और यहाँ तक कि व्यवहार की भविष्यवाणी करने के लिए अशाब्दिक शारीरिक संकेतों में रुचि रखता है। भाषा के अशाब्दिक पहलू के प्रति आकर्षक भाषा में जेंडर भेद की जांच करने के लिए जारी है। भाषा के अशाब्दिक घटकों में चेहरे के भाव, आवाज़ के स्वर, हाव भाव, मुद्रा आदि का उपयोग शामिल है ना। भाषा में ये सारी चीज़ें उपयोग नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बात बताने वाला नहीं होता है तो उसको इशारे से चुप 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 इस तरह होठ पे उंगली रख करके नहीं कर देते इस तरीके से, है ना। भाषा अशाब्दिक संकेतों से भरी हुई है और अगर कोई इसके महत्व को समझने के तरीके जानता है तो यह बहुत मददगार हो सकता है। यानी कि जो मतलब जैसे नहीं होता है कि भाषा अशाब्दिक संकेत जो होता है, यानी कि मतलब किसी चीज़ को चिन्ह के द्वारा बातचीत करना, एक्सप्रेशन के ज़रिए, फिर से मुंह बिचका करके, फिर से आंख मार करके, इस तरीके से लोग बातचीत नहीं करते हैं। अगर इंसान अगर जान जाए तो इंसान, अगर कोई छोटा से या बड़ा से बड़ा कोई भी चोर रहेगा और कितनी भी बड़ा स्कॉटलैंड जो पुलिस होती है अगर वो भी रहेगी तो भी इसको नहीं पकड़ सकती है। आई बात समझ में। देखिए मुस्कुराहट से भी जाने, टकटकी लगा करके देखना, ये सारी चीज़ें क्या है, छोटी मोटी चीज़ें आपको दिया गया है। स्पर्श करना मतलब छूना, ठीक है, इस तरीके से इसमें दिया गया है। अब इसमें कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वो हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा इसमें इम्पोर्टेंट है जी, तो इसमें संचार में जेंडर अंतर सिद्धांत, ठीक है।
यानी कि पहला स्थिति सिद्धांत, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। स्थिति सिद्धांत बताता है कि संचार में अंतर को समाज में पुरुषों और महिलाओं की असमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सिद्धांत इस धारणा पर कार्य करता है कि व्यक्ति का लिंग स्वाभाविक रूप से उन्हें एक ऐसी परिस्थिति प्रदान करता है जो समाज के अन्य सदस्यों के लिए उच्च या निम्न हो सकती है, ऊंचा या बड़ा छोटा हो सकती है। इसके परंपरागत रूप से पुरुषों की महिलाओं की तुलना में उच्च स्थिति होती है और समाज में अधिक शक्ति का आनंद लेते हैं। दूसरे शब्दों में लैंगिक के आधार पर व्यक्तियों को दूसरों पर उच्च स्थिति और शक्ति प्रदान की जाती है। 1970 के दशक में अमेरिकी समाजशास्त्री और सामाजिक मनोवैज्ञानिक जोसेफ बर्जर और उनके सहयोगियों द्वारा विकसित उम्मीदों का सिद्धांत हमें इस घटना को कुछ हद तक समझने में मदद करता है, और यदि पूरी तरह से नहीं तो सिद्धांत का कहना है कि समूह कार्य में मूल्यांकनात्मक पदानुक्रम बनाए जाते हैं जिन्हें शक्ति और प्रतिष्ठा संरचना या समूह की स्थिति संरचना के रूप में लेबल किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जो था सामाजिक भूमिका सिद्धांत, ये सामाजिक भूमिका सिद्धांत से पता चलता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच जो अंतर हम देखते हैं वह जेंडर भूमिका रूढ़ियों से उपजा है। उदाहरण के लिए हम अगर बात करें तो हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं साचिवीय कर्तव्यों को निभाएंगी, लेकिन पुरुषों को नेतृत्व की स्थिति में होना चाहिए। महिलाओं के निजी सहायक होने, लेपिकीय कार्य करने की संभावना अधिक होती है, जबकि पुरुषों से पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों आदि की स्थिति में होने की अपेक्षा की जाती है। क्लियर हो गया। भाषा में लिंग अंतर को आंशिक रूप से सामाजिक भूमिका सिद्धांत और स्थिति सिद्धांत द्वारा समझाया गया है। जैसा कि पहले कहा गया है कि चूंकि महिलाएं अधिक सांप्रदायिक होती है, इसलिए उपयोग की जाने वाली भाषा का उपयोग संबंध बनाए रखने, सवाल पूछकर संचार के चैनल खोलने और दूसरों को जवाब देने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। इस यूनिट में बस यही इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं अगले यूनिट में। ठीक है, यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है यूनिट 14। ठीक है, यानी कि 14, लिंग भेद और स्वास्थ्य। ठीक है, देखिए इस यूनिट में भी कुछ खास है नहीं। हमने बताया ना कि जो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 वो वाले आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, उसी से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आइए इसमें भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें पहला है, इसमें हार्मोन संबंधी प्रभाव और आनुवंशिक कारक। बस इसमें यही है, स्वास्थ्य के सामाजिक कारक है ना, बस स्वास्थ्य के जैविक कारण है ना। आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए स्वास्थ्य के जैविक कारक। देखिए विकासवादी अध्ययन एक आश्चर्यजनक साक्ष्य की ओर संकेत करते हैं। जानवरों की अन्य जो प्रजातियों की मादाओं में भी उनके नर समकक्षा की तुलना में अधिक लंबी आयु होती है। यह क्रॉस प्रजाति सामान्यता एक जैविक आधार को दृढ़ता के से इंगित करती है, बताती है, और इस प्रकार हमें जैविक कारकों में लिंग अंतर को देखने की आवश्यकता है। पहला आनुवंशिक कारक क्या है, तो देखिए आनुवंशिक कारकों के कारण एम्स से जुड़े गुणसूत्र अधिकांश लिंग संबंधी रोगों के वाहक होते हैं। हालांकि चूंकि महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं और सामान्य X गुणसूत्र अन्य गुणसूत्र के असामान्य जीन को निरस्त कर सकता है, अधिकांश मामलों में अप्रभावी जीन को कोई अभिव्यक्ति नहीं मिलेगी और मादा वाहक होगी और कोई बीमारी या दोष प्रदर्शित नहीं करेगी। लेकिन चूंकि पुरुषों के लिए आनुवंशिक संरचना अलग यानी कि XX है और इसलिए उनमें महिलाओं की तुलना में X गुणसूत्र से जुड़ी बीमारियों की चपेट में आने की अधिक संभावना होगी। ठीक है, अगर आपने 10th क्लास का बायोलॉजी पढ़ा होगा तो ये उसमें बताया गया है। दूसरा है यहाँ पे हार्मोन संबंधी प्रभाव। देखिए सेक्स हार्मोन स्वास्थ्य और इस तरह पुरुषों और महिलाओं के जीवन काल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष में बड़े स्तर पर मौजूद होता है और पुरुषों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लंबे समय में टेस्टोस्टेरोन HDL या अच्छे कोलेस्ट्रोल को कम कर सकता है और LDL या खराब कोलेस्ट्रोल को बढ़ा सकता है। ठीक है, दूसरी ओर एस्ट्रोजन जो महिलाओं में अधिक मात्रा में पाया जाता है, एक सुरक्षात्मक भूमिका निभा सकता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरा अब एक पॉइंट था इम्पोर्टेंट, स्वास्थ्य में सामाजिक कारक। देखिए स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के मुद्दे न केवल जैविक कारकों को निर्धारित होते हैं बल्कि काफ़ी हद तक सामाजिक कारकों विशेषकर व्यवहारात्मक मुद्दों से भी निर्धारित होते हैं। मृत्यु के कारण और जीवन प्रत्याशा सभी सामाजिक कारकों जैसे कि आहार, व्यायाम, शराब, धूम्रपान आदि से संबंधित है। ठीक है,
अब देखिए स्वास्थ्य से जुड़े व्यवहार जैसे कि जोखिम लेने वाले व्यवहार, जैसे कि दुर्घटना से होने वाली मौतें, फिर से जोखिम भरी यौन गतिविधि, फिर से धूम्रपान और शराब पीने जैसी जोखिम भरी आदतें, ये सब आप ऑलरेडी जान रहे हैं। इसमें हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा आप तो उसके बारे में ऑलरेडी जान रहे हैं, रीड भी नहीं कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आहार मतलब दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक स्वस्थ आहार लेती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो चालाक होती हैं थोड़ा सा। अधिकांश संस्कृतियों में स्वस्थ आहार को स्त्रीत्व और अस्वास्थ्यकर आहार को पुरुषत्व से जोड़ा जाता है, ठीक है। महिलाएं इसलिए वो ले लेती हैं क्योंकि जो भी चीज़ें उन्हीं के हाथ में रहता है बनाती हैं, और जो अच्छा अच्छा रहता है वैसे ही कढ़ाई से उठा करके खा लेती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ और संगठनों का सुझाव है कि फलों, सब्जी और वसाहीन मांस, साबुत अनाज आदि से भरपूर आहार का सहारा लेकर और वसा युक्त और तले हुए भोजन, चीनी और नमक से परहेज करके कैंसर, मधुमेह, हृदय संबंधी बीमारियों और ऐसी चिरकालिक स्थितियों के विकास के जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है। दूसरा यहाँ पे व्यायाम बनाम शारीरिक निष्क्रियता। व्यायाम आप जानते हैं, एक्सरसाइज, मोटापा ऑलरेडी जानते हैं, स्वास्थ्य चाहने वाले व्यवहार, है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें मृत्यु दर और ऋणगता, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। देखिए आइए देखते हैं। यहाँ प्रासंगिक सवाल यह है कि क्या महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से अधिक जीने के लिए तैयार हैं, या कोई एक कारक या एक से अधिक कारक है जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। शोध बताते हैं कि दीर्घ जीवन में लिंगों के बीच अंतर जैविक और सामाजिक कारकों के बीच अंतःक्रिया के कारण हो सकता है। लेकिन क्या लंबे समय तक जीने का मतलब महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन जीना है, या यहाँ मृत्यु दर रुग्णता में विरोधाभास है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हालांकि महिलाएं अधिक समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन पुरुषों की तुलना में रुग्णता की उच्च दर प्रदर्शित करते हैं, जबकि पुरुष महिलाओं की तुलना में मृत्यु दर की उच्च दर दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए दीर्घकालिक जीवन जो है, दीर्घकालिक जीवन से स्वास्थ्य की सही तस्वीर सामने नहीं आती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मृत्यु दर में लिंग भेद, ठीक। बस अब इसमें जो रुग्णता, ये हम लोगों ने देख ही लिया। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, ये तो हम लोगों ने असंवाद, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। दुर्व्यवहार और हिंसा, जैविक कारक, है ना, आत्मघात, इन सबको हम लोगों ने ऊपर वाले ब्लॉक में हम लोगों ने देख लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ। यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले यूनिट में, और वो भी इसका लास्ट यूनिट है ये, ठीक है। आइए देखते हैं मित्रता और रोमांटिक संबंध, ठीक है। लास्ट यूनिट यहीं पे है। देखिए मित्रता है क्या, इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मित्रता क्या है इसको हम लोग देखेंगे। क्रॉस सेक्स यानी कि पार लिंग मित्रता और रोमांटिक संबंध यहाँ पे दिया गया है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस आ सकता है रोमांटिक संबंधों में समझौते। आइए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट इसमें इंट्रापर्सनल कारक, डायडिक कारक और सामाजिक नेटवर्क कारक, ठीक है। और एक इसमें इम्पोर्टेंट है मित्रता, ठीक है। आइए देखते हैं मित्रता क्या है। तो देखें, मित्रता घनिष्ठ और महत्वपूर्ण संबंध होता है, समझ रहे हैं, आप तो जानते हैं मित्रता, है ना, जिसमें आजीवन मित्रता की संभावना बरकरार रखने की क्षमता होती है। ये रिश्ते और संबंध हमारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, यहाँ तक कि शारीरिक भलाई और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होते हैं। अपने कोमल एवं लचकदार स्वभाव, विशेषताओं और सामाजिक सेटिंग्स के तरीकों में भिन्नता होने के कारण मित्रता की निर्णायक परिभाषा देना मुश्किल हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा आइए देखते हैं यहाँ पे मित्रता, देखिए क्या है। तो मित्रता प्रकृति में स्वैच्छिक होती है। यह न तो मजबूरी में बनाई जा सकती है और न ही यह किसी बाध्यता पर निर्मित होती है। शायद यही कारण है कि यह कानूनी साझेदारी एवं विवाह जैसे धार्मिक और कानूनी प्रतिबंधों और रक्त संबंधी रिश्तों से अलग होता है। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि महत्वपूर्ण है कि रक्त से जुड़े रिश्तों को छोड़कर अन्य सभी रिश्तों और संबंधों में किसी न किसी प्रकार की प्रारंभिक पसंद सम्मिलित होती है, तथा बाहरी कारक इसे बनाने, बरकरार रखने और यहाँ तक कि इसे खत्म करने में भूमिका निभाते हैं। क्लियर। मित्रता एक व्यक्तिगत रिश्ता है और आदर्शतः हम अपने मित्र के गुणों के कारण मित्रता में बने रहते हैं, न कि किसी विशेष वर्ग, जाति या श्रेणी के उसकी सदस्यता के कारण, ठीक है। मित्रता एक भावनात्मक और स्नेहपूर्ण बंधन होता है। इसमें भावनात्मक लगाव सम्मिलित रहता है, जिसमें एक दूसरे की परवाह करना, देखभाल करना, गर्मजोशी और स्नेह सम्मिलित होता है। मित्रता एक पारस्परिक और आपसी संबंध होता है। जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं कि यह बंधन
संबंध काफी आत्मनिहित और स्वतंत्र प्रकृति का होता है। मित्रता को एक समान रिश्ता और बंधन माना जाता है। दो मित्र अपनी सामाजिक स्थिति, अवस्थिति, हैसियत या कुछ व्यक्तिगत विशेषताओं में भिन्न हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से मित्रता। ठीक है, मित्रता की प्रकृति यहाँ पे दिया है। मित्रता का संबंध आनंद से होता है। एक महत्वपूर्ण पहलू जो मित्रता और खुशी के बीच संबंध के रूप में कार्य करता है वह है आत्म मूल्य और हमारे अपने जीवन मूल्यों की सराहना। एक खुशहाल और सुखी जीवन के लिए आत्म मूल्यों की उच्च भावना की आवश्यकता होती है, जो इस बात से भी निर्धारित होती है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम किसी को महत्व देते हैं या उसका सम्मान करते हैं तो किसी भी काम और चीज़ों के बारे में उनकी राय हमारे लिए अधिक मायने रखती है। इसलिए अगर वे हमें महत्व देते हैं और हमें सकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो यह हमारे आत्म मूल्य की भावना को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, जिससे हम मित्रता को आनंद या खुशी से जोड़ सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने देख लिया बहुत एकदम एक्सप्लेन के साथ में जीवन भर की मित्रता। अब तो ये जैसे कि 1 और 2 साल के बच्चों पर किए गए शोधों से यह पता चलता है कि वे अपने साथियों के साथ खेलना शुरू करते हैं, उनके साथ सकारात्मक भावनाओं और भावों का आदान प्रदान करते हैं और कुछ साथियों के साथ बातचीत में भी संलग्न हो सकते हैं। ठीक है, अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रिश्ता जो है मित्रता वो ज़िंदगी भर कैसे कायम रहता है। ठीक है, जब देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहता है तो हर जगह बात अच्छे तरीके से बनती है। यहाँ तक कि अगर 2 पॉजिटिव अगर तार को अगर सटा दिया जाए तो एक बल्ब भी नहीं जलता है। इसलिए एक इंसान को जो अगर मित्रता निभाना चाहते हैं ज़िंदगी भर में तो देखिए बताया गया है किसी किताबों में मैंने पढ़ा भी है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ अपना मित्र संबंध जो है वो ज़िंदगी भर रखना चाहते हैं तो आप अपने अंदर एक कब्र खोद लीजिए, एक गड्ढा खोद लीजिए और अपने मित्र की जितनी बुराइयां अगर होती जाएंगी भविष्य में उसको उस गड्ढे में रखते जाइए और जो अच्छाइयां हैं उसको आप ऊपर रखिए। तब इस मित्रता में कोई मतलब बाधा नहीं आएगा और आपकी मित्रता क्या होती जाएगी, पूरे जीवन भर एकदम सफल रहेगी और जीवन भर मित्रता आपकी बची रहेगी। आगे बात समझ यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट निकल करके आया है। ये तो मित्रता से संघर्ष आप तो अच्छा तरीके से इसको लिख सकते हैं, लेकिन क्रॉस सेक्स मित्रता, ठीक है। देखिए दशकों से शोधकर्ताओं ने क्रॉस सेक्स संबंधों को संभावित रोमांटिक संबंधों के रूप में देखा है और इस प्रकार क्रॉस सेक्स मित्रता के सिद्धांतवादी और अत्याधुनिक अध्ययन की उपेक्षा की गई थी। उन्हें रोमांटिक रिश्तों से गुणात्मक रूप में अलग माना जाता है और जो अब जांच का एक दिलचस्प क्षेत्र बन गया है। वे समान लिंग संबंधों के समान होते हैं क्योंकि वे अंतरंगता, साहचर्य, सामाजिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। फिर भी वे भिन्न होते हैं, अलग होते हैं क्योंकि वे विपरीत लिंग की दुनिया में एक पारदर्शी भाग प्रदान करते हैं। चलिए अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे रोमांटिक संबंध, ये तो आप ऑलरेडी जानते भी हैं। हाँ, आजकल इसको बताने की ज़रूरत है नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे रोमांटिक संबंध का सिद्धांत यहाँ पे दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, देखिए फूरमैन और वेनर ने किशोर रोमांस द्वारा पूरे और संपन्न किए गए विभिन्न विकासात्मक कार्यों को समझने के लिए एक व्यवहार प्रणाली विचारधारा की पेशकश की। उन्होंने 4 प्रणालियों पर चर्चा की है जो किशोरों के रोमांटिक संबंधों में लागू होती है। पहला संबंधता, दूसरा यौन यानी कि प्रजनन, तीसरा लगाव और चौथा देखभाल। ठीक है, अब ये तो आजकल देखभाल तो इतने अच्छे तरीके से लोग करते हैं, क्या कहा जाए। आप देखें ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक वीडियो ऐसा निकल करके आता है कि आदमी देखने के बाद में क्या कहा जाए। चलिए डिजिटल युग में रोमांटिक संबंध अब क्या चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें रोमांटिक संबंधों के समझौते, हालांकि ये हंसने वाली बातें नहीं हैं लेकिन थोड़ी सी हंसी आ ही जाती है। आइए झगड़ों का समाधान, आजकल तो देख ही रहे हैं। चलिए अब इसमें जो भी इम्पोर्टेंट था उसको हम लोगों ने देख लिया। अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे द्वैत यानी कि डायडिक कारक। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि पूर्व साथी और संबंध विच्छेद करने के लिए अपनी विचारधारा और मित्रता के बारे में अपेक्षाएं भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कभी कभी संबंध के पहलू यह निर्धारित करेगा कि मित्रता बनी रहेगी या नहीं। ठीक है, पूर्व रोमांस असंतुष्ट और मित्रता जो है
वो रोमांटिक संबंध विच्छेद करने की रणनीति या संपर्क और बातचीत करने के बाद संबंध विच्छेद पर प्रक्षेप वक्र और संबंध विच्छेद करने के बाद की मित्रता में स्थापित सीमाओं और नियमों का परिवर्तन मित्रता के में संबंध विच्छेद जल्दी करने का काम करते हैं। दूसरा सामाजिक नेटवर्क कारक यहाँ पे दिया गया है। देखिए, अब तक हम समझ चुके हैं कि मित्रता केवल दो लोगों के बीच संपर्क बनाने के बारे में नहीं होती है, बल्कि यह उस सामाजिक संदर्भ पर भी निर्भर करती है जिसमें मित्रता बनती है, और यह संदर्भ पूर्व रोमांटिक साथियों के मामले में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सामाजिक नेटवर्क एक समाधान के रूप में काम करता है या संबंध विच्छेद होने के बाद भी मित्रता बनने की संभावना और गुणवत्ता प्रॉपर्टीज में भी बाधा डाल सकता है। इसमें मित्र, परिवार, सहकर्मी, धार्मिक सभाएं, ऑनलाइन संपर्क आदि कारक हो सकते हैं जिनका भी हिस्सा है। एक नए साथी की उपस्थिति संबंध विच्छेद के बाद मित्रता में बहुत सारी चुनौतियों के रूप में हो सकती है। बच्चे यह भी निर्धारित कर सकते हैं कि पूर्व जोड़े के बीच मित्रता संभव है या नहीं। यहाँ पे अब ये यूनिट खत्म होता है और इसी के साथ ये ब्लॉक भी खत्म होता है और साथ ही साथ यहीं पे ये बुक भी खत्म होता है। हमने अपने हिसाब से अच्छे तरीके से इस बुक को एक्सप्लेन किया है, और अगर इसमें कोई त्रुटियां हो गई हो हमारे बोलने में या गलतियां हो गई हो तो प्लीज़ उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। और उसके बाद में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ दिल से एक लाइक कर देना यार, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और मैं जो ही वीडियो बनाता हूँ उसमें काफ़ी मेहनतें लगती हैं। आप देखती हैं मैं किस तरीके से मैं अपनी आवाज़ को इसमें निकालता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, राइट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वहाँ शेयर कीजिए जहाँ पे जिन बच्चों के पास इस स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोई साधन, कोई सुविधा और कोई मतलब किताब और गाइड्स किसी के पास तो मनी प्रॉब्लम की वजह से भी वो बुक और गाइड्स नहीं खरीद पाते हैं, तो ये फ्री में मिल रहा है भाई, इसको शेयर करो। तुम्हारा भी इसमें तुम भी इसमें बहुत पुण्य कमा सकते हो, है ना, तुमको भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सकता है, राइट। चलिए हम आगे यहीं पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें और प्यार बनाए रहें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।